हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्टरी एजुकेशन। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने 2017 का पूरा पेपर आपको करवाया था। अब ये 2015 का पेपर है, ठीक है। मतलब 2015 में पैटर्न चेंज हुआ था। जो अभी जो पैटर्न आता है आपका 60 क्वेश्चन वाला, जिसमें ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन, MSQ 10 क्वेश्चन और नेट का 20 क्वेश्चन है। ये जो फॉर्मेट है वो 15 में ही शुरू हुआ था, ठीक है। तो एक तरह से जो करंट फॉर्मेट चल रहा है उसका ये लास्ट पेपर हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद भी कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट डाला था कि आप पीछे का भी करवा दीजिए, तो चलिए पीछे भी कर लेंगे, है ना। जितना हो सकता है कर लेंगे, कोशिश तो करेंगे 2005 तक निपटा दें, ठीक है। 2015 के पीछे चलते जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव वाला उठाएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव वाला भी ऐसे मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, लेकिन चलिए कोई नहीं, अभी लास्ट में अब क्या करेंगे आप सब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव कर लिया जाएगा, ठीक है। तो 2015 का चालू करते हैं, ठीक है। 2015 का स्टार्ट करते हैं। तो 2015 का मैंने टाइप करवाया था, लेकिन उनको मिल नहीं रहा था, तो हम पेपर ही PDF निकाल लिए हैं उसका, ठीक है। क्योंकि वो सब मेरा किताब में डला हुआ है। कहाँ से आएगा ये? हाँ, आ गया। तो भाई ये पेपर ही इंटरनेट से निकाल लिए हैं, मोबाइल ऐप से खोले थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए है, MCQ। इसमें शुरू का 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 11 से 30 जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n इज वेरी लार्ज कंपेयर टू 1। ईच पार्टिकल कैन हैव ओनली वन ऑफ द टू एनर्जी E1 एंड E1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट ए temperature T, the average number of particle with E1 is, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल विथ E1 इज, ये पूछा है तुमसे। 2 लेवल सिस्टम है। these are the two energy levels these are the two energy levels। एक का एनर्जी जो है E1 है और दूसरा है E1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो मान लो कि इसमें N1 पार्टिकल है और इसमें N2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। where this N1 plus N2 will be equal to N। तो तुमको क्या निकालने बोला है? एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल इन E1, मतलब N1 निकालने बोला है ना, N1 निकालने के लिए बोला है। अब क्लासिकल सिस्टम अगर मान के चलते हैं हम लोग, तो वी कैन यूज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन, एंड फ्रॉम द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन statistics, if this is N1, N2 will be equal to N1 e to the power minus delta E by KT, and delta E is what? E1 plus epsilon minus E1. So that is going to be N1 e to the power minus this, ठीक है। So you have to find N1. So N2 is N1 e to the power minus equals to N. So N1 is going to be N upon this. मतलब ये आंसर आएगा। C will be the correct answer. C will be the correct answer. ठीक है। कोई दिक्कत है तो वो पूछिएगा, उस पर रिप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। कुछ एक आध दो क्वेश्चन हमको लगा कि ये अच्छे से बच्चा नहीं पढ़ा तो उसका हम नहीं किया। ठीक से पढ़ेंगे वीडियो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे ऐसा मोस्टली हम रिप्लाई किए हैं भाई, है ना। नहीं किए तो एक आध बार पिंग मार देना, कर देंगे, ठीक है। ये देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। The mass M lying on horizontal frictionless surface is connected to one end of the spring. The other end of the spring is connected to the wall as shown in figure. At t equal to 0, mass is given impulse. ठीक, impulse दोगे तो क्या होगा? Impulse leads to a finite change in linear momentum in no time. जैसे ही आप हिट करोगे उसके अंदर एक वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर एक वेलोसिटी आ जाए। क्या पूछा है? टाइम डिपेंडेंस और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑफ द मास इज। तो देखो जैसे ही आप मान लो कि आपने इंपल्स दिया t इक्वल टू 0 पे, मतलब इंपल्स मीन्स व्हाट? यू अप्लाई इंपल्सिव फोर्स, एंड इंपल्सिव फोर्स इज अप्लाइड फॉर
नेग्लिजिबली स्मॉल टाइम, तभी इसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं. लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर नेग्लिजिबली स्मॉल टाइम. When you have large force applied for negligibly small time, it leads to a finite chain linear momentum. It leads to a finite chain linear momentum. तो जैसे linear momentum 0 है, तो immediately after impulse the linear momentum will become some finite value. If linear momentum is finite, then of course velocity goes finite. So at I can say कि अगर impulse t equal to 0 पे लगाए हैं, then at t equal to 0, you'll have some velocity say v naught. चूंकि t equal to 0 पे v naught आ जाएगा, तो you have to write cos omega t, can't write sin omega t. तो sin omega t लिखोगे तो t equal to 0 करने पे v 0 हो जाएगा. ठीक है. And v is what? V is basically dx by dt. So I can write dx as v naught cos omega t dt integral. All this becomes x equals to v naught by omega sin omega t. Sin omega t. कोई कॉल कर रहा है क्या? फोन रख लेते हैं, कभी कोई इमरजेंसी हो जाता है ना कई बार लोगों को. ठीक है. ओके, सो दैट्स करेक्ट. सो x इज and p is v naught cos omega t. ठीक है. सो कौन सा मैच कर रहा है? देखो ए मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है, यस ए मैच कर रहा है. ठीक है. ओके गुड. एक्चुअली हम ना फिजिक्स मैथ्स पढ़ाते हैं और साथ में आई एम ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आल्सो. मैं मशीन बनाता हूँ, आई मेक मशीन्स, ऑटोमेशन. आई एम ऑटोमेशन इंजीनियर. ठीक है. तो कोई भी चीज़ ऑटोमेट करना है प्रोसेस को इंडस्ट्री में, तो आई कैन ऑटोमेट दैट. ओके छोड़ो, अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, कोई नहीं. फॉर यू आई एम ए फिजिक्स टीचर. ये देखिए ऐसे आ गया. पार्टिकल ऑफ थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो. A particle with energy E is incident on potential given by the wave function of particle for E less than V naught in the region x greater than 0 is. You have something like this. Energy is V naught and this is x equal to 0. And you have a particle which hits the step potential. You have a particle which hits the step potential with energy E less than V naught. ठीक, गुड. तो इधर जो आपका वेव फंक्शन होगा डिकेइंग होगा. देखो अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, it is d square psi by dx square ठीक है. v नॉट नहीं लिखो, v लिखो. ठीक है. तो अगर इधर लिखोगे तो क्या लिखाएगा? v is 0 in this region, region 1, रीजन 2. रीजन 1 में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है. रीजन 2 में क्या हो जाएगा? ठीक. अब E is more than 0. So I can take it as what? I can take it as k1 square. And this is what? This is negative. You got E less than V naught. So this is negative. So I can write it as minus k2 square. So this becomes what? D square
So here your psi will be this. तो ये होता है इंसिडेंट वेव, और जो रिफ्लेक्ट होगा, जो पार्टिकल, जितने पार्टिकल रिफ्लेक्ट होंगे उनको जो वेव फंक्शन डिस्क्राइब कर रहा है वो इससे डिस्क्राइब हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस के टू स्क्वायर साई इज 0। सो योर इक्वेशन हियर इन सेकेंड रीजन इट वुड बी सी टू द पावर माइनस के एक्स प्लस डी टू द पावर के टू एक्स, सॉरी। अब चूंकि ये क्लासिकली फोरबिडन रीजन है and the wave function has to be finite, single valued and continuous, but you see this is blowing up when you go at large x. This goes infinite for large x, so that will not happen since psi is a well behaved function. So that means d is going to be 0, so your psi is going to be c to the power minus k2x, exponential decaying function. Classically forbidden region में the wave function exponential decay, so याद भी रखो आप लोग, ठीक है। सो इट वुड बी व्हाट, इट वुड बी दिस, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ये मैंने लिख दिया ताकि थोड़ा रिवाइज हो जाए आपको, ठीक है, लास्ट में, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। स्टूडेंट वेव इक्वेशन पढ़ना है, क्वेश्चन आता है इससे। चौथा क्वेश्चन देखो, π/4 का फेज डिफरेंस है। लिसजस फिगर पढ़े हो जी, लिसजस फिगर, π/4 का फेज डिफरेंस होता है, तो इफ आई राइट Ex, राइट Ey, so the tip of the field vector would be lying on this oblique ellipse π/4 में, the oblique ellipse of this, so it is a लेफ्ट-हैंडेड इलिप्टिकल, जो प्लेन द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन जो है वो लेफ्ट हैंडेड, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकल हो जाएगा। ऑब्लिक इलिप्स आ रहा है, इट वुड बी लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकल। लिसजस फिगर पढ़ो, लेक्चर ही बना रखा है, रीड लिसजस फिगर, इट्स गॉट ह्यूज एप्लीकेशन इन पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में काफ़ी इसका एप्लीकेशन है भाई, ठीक है। सो रीड लिसजस फिगर। ये देखो पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन x डैश एज x प्लस y बाई रूट टू, y डैश एज x माइनस y बाई रूट टू, रिलेशन बिटवीन एरिया एलिमेंट्स dx डैश dy डैश एंड dx dy इज गिवन लाइक दिस, व्हाट इज j। देखो dx डैश dy डैश इज बेसिकली the Jacobian of this, इसको बोलते हैं जकोबियन, जकोबियन, इसको हम लोग जकोबियन बोलते हैं, ठीक है। और जकोबियन का फार्मूला क्या है पता है, नहीं पता है तो देखिए, ये तो बहुत बार आया है यार, अभी तक हम लोग 2023 से पेपर बना रहे हैं, तो कई बार हम लोग देखे हैं जकोबियन ना, आ रहा है, 2-3 बार तो देख ही चुके हैं, तो ये सब देख लेना। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, एमपी का क्वेश्चन प्राय इजी आएगा, समझ रहे हैं ना, एमपी का क्वेश्चन प्राय जो है इजी पूछेगा तुमसे। तो एक्स डैश को एक्स के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, 1/√2, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स डैश विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज 1/√2, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई डैश विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1/√2, and here minus 1/√2. So this will be what? Minus 1/2, minus 1/2. So it would be minus 1/2, minus 1/2 is minus, yes, minus. So C would be the correct answer. C would be the correct answer. Clear है? easy है, शुरू वाला तो सब है ना, आगे जाके थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, देखा जाएगा। ये देखो छठा क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, 2x2 में थोड़ा बड़ा किया जाए क्या इसको,
ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया। छठा देखो, द ट्रेस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इज 4 and determinant is 8. One of the eigen value is 2 1 plus I, the other eigen value will be, देखिए आइगन वैल्यू का जो सम होता है वो होता है ट्रेस, ठीक है। तो एक आइगन वैल्यू मानो लैम्डा जो है 2 प्लस 1 बाई आई है, लैम्डा 2 हमको निकालना है और ट्रेस कितना है 4 है। डिटर्मिनेंट का जरूरत भी नहीं है एक्चुअली। लैम्डा 2 विल बी व्हाट 4 minus 2 1 plus I, that is 2, नहीं जोड़ोगे तो आ जाएगा 4, अब गुना करोगे तो 8 भी आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इज व्हाट 2, 4 दूनी 8। ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है जी? डिटर्मिनेंट का नीड नहीं था, डिटर्मिनेंट का नीड नहीं था, ट्रेस से ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये देखो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ता है, कोलिजन बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है ना, लैटिस वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक तरह से समझो जो कोलिजन क्रॉस सेक्शन है कर्नल का मेटालिक आयन का वो बढ़ जाता है, लैटिस वाइब्रेशन भी बढ़ता है और दैट्स व्हाई द कोलिजन बिकम्स वेरी फ्रीक्वेंट। जैसे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्रीली मूविंग इन द लैटिस, है ना, तो लैटिस पॉइंट पे जो एटम्स है मेटालिक आयन्स हैं दे वाइब्रेट विद लार्जर एम्पलीट्यूड एज यू इंक्रीज टेम्परेचर। सिंस दे आर वाइब्रेटिंग विद लार्जर एम्पलीट्यूड, so the cross section, collision cross section of each positive ion becomes large, so the collision becomes very frequent. When collision becomes frequent, your resistivity rises, resistivity rise करता है metals के केस में। the story in semiconductors is different, ठीक है। metals के केस में ऐसे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइजिंग तो एक ही जगह दिखा रहा है, स्मॉल टेम्परेचर पे उतना फर्क नहीं पड़ता होगा लैटिस वाइब्रेशन पे, but the moment the temperature crosses some threshold value, the resistivity starts increasing. But in sub-zero temperature, lattice vibration is not so huge, so the resistivity doesn't change so much at a very small temperature. As the temperature rises, go beyond certain values, the things go differently. Okay. 8वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। देखिए, the proton from outer space is moving towards Earth with velocity of 0.99 c as measured in the Earth frame. The spaceship traveling parallel to proton measures proton velocity to be 0.97 c. The approximate velocity of the spaceship is, बढ़िया, देखिए ये आपको प्रोटोन है जो आ रहा है किस वेलोसिटी से, मान लो ये एस फ्रेम में सारा वेलोसिटी दिया हुआ है, सपोज को एस फ्रेम में सारा वेलोसिटी दिया हुआ है, एक स्पेसशिप जो पैरेलल मूव कर रहा है, चूंकि वेलोसिटी घट रहा है तो प्रोटोन के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो वी वेलोसिटी मूव कर रहा है, ठीक है। सो द स्पेसशिप, जो स्पेसशिप ऑब्जर्वर है, he is measuring the proton velocity to be 0.97 c. जो ऑब्जर्वर इन स्पेसशिप, ये जो ऑब्जर्वर लैब फ्रेम में है, जो अर्थ के फ्रेम में है, he is measuring the velocity of proton to be 0.99 c, right? And the observer in a spaceship is measuring the same velocity of proton at 0.97 c. So what's the velocity of spaceship? तो मान लो ये एस फ्रेम था और स्पेसशिप के साथ जो फ्रेम है वो एस डैश फ्रेम है, एस डैश फ्रेम है, ठीक है। सो यू नो द रिलेशन वी एक्स डैश इज वी एक्स माइनस व्हाट वी आर डूइंग, वी अटैच ए एस फ्रेम टू अर्थ, और उस एस फ्रेम में जो प्रोटॉन का वेलोसिटी 0.99 c है, एंड वी हैव अटैच एस डैश फ्रेम विद द स्पेसशिप, एक एस फ्रेम है, ठीक है, and we have attached another frame for
S dash frame, and suppose S dash frame moves with velocity v, and you have a proton which is moving with 0.99 c in S frame, and in S dash frame the velocity goes to 0.97 c, so we have to find this v value, and you know the relation, Lorentz transformation. Vx dash is 0.97 c, this is 0.99 c minus v upon minus right. So this will be, what is v? One minus see, if I cross multiply them, what do I get? If I cross multiply 0.97 c minus and you have 0.99 c minus v. So what do you have exactly? You have 0. Yeah. So we have 1 minus and this will go on this side. So let me do that. कैलकुलेटर मेरा खो ही गया लगता है. 0.02 भागा 1 माइनस 0.97 गुना 0.503. D is the correct answer. D is the correct answer. ठीक है, क्लियर है? यही थोड़ा फर्क हो जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन में ना. जैसे उधर क्या है कि बच्चा लोग बोल देता है हाँ सर हो गया, तो थोड़ा सा एक अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ चलो आ गया. अभी लगे यार ठीक है, हमको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो बहुत साल पढ़ाया हूँ, तो आई हैव द आइडिया कि मतलब कब बच्चों को क्लियर होता है कब नहीं होता है, क्या क्वेश्चन उनके दिमाग में होता है. पर जो नए नए फ्रेशर लोग घुस जाते हैं ऑनलाइन इस तरह पढ़ाने में ना, वो उनको थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब वो सही नहीं होता. पहले ऑफलाइन 8-10 साल पढ़ाइए, फिर ऑनलाइन पढ़ाइएगा, तब सही पढ़ाएंगे. ठीक है, ये देखिए क्या लिख रहा है. ए चार्ज Q इज एट द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर. The outward flux through inner surface sphere is phi, and that through outer sphere is 2 phi. The amount of charge contained in the region between two sphere is simple question है गॉस लॉ का. एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है. ठीक, यहाँ चार्ज Q है, चार्ज Q है. अब बोल रहा है कि ये S1 है, S2 है. अब बोल रहा है कि S1 के क्रॉस जो फ्लक्स है फाई है, S1 के क्रॉस फ्लक्स जो है फाई है, और S2 के क्रॉस फ्लक्स 2 फाई है. S1 के क्रॉस फ्लक्स जो है फाई है, सो फाई इज व्हाट, इट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट. अब बोल रहा है S2 के अक्रॉस फ्लक्स जो है फाई 2 इज 2 फाई, सो 2 फाई मीन्स व्हाट, इट इज 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट, 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट. मतलब S1 के क्रॉस फाई है और S2 के क्रॉस 2 फाई है, यानी कि जो चार्ज इनक्लोज है S2 इज 2Q. चार्ज इनक्लोज S1 इज Q ऑफ कोर्स, सो चार्ज इनक्लोज है S2 विल बी 2Q. दैट मीन्स यहां पे भी कोई Q लाई कर रहा होगा, बिकॉज दिस इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इनटू द फ्लक्स अक्रॉस S1, तो मिडिल रीजन में भी Q रहेगा, तभी ना S1 के क्रॉस फाई है, मतलब S1 के क्रॉस फ्लक्स होगा वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा.
वही S2 के क्रॉस फ्लक्स जो हो जाएगा वो 2 क्यू एप्सिलॉन हो जाएगा, बिकॉज चार्ज इनक्लोज इज 2 क्यू नाउ, ठीक है. सो द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज लाइंग इन दिस रीजन, इन दिस एनुलर रीजन, बीच का रीजन में जो चार्ज होगा ना, दैट वुड बी क्यू, दैट वुड बी क्यू. ओके. ये देखिए, at room temperature the speed of sound in air is 340 meter per second. The organ pipe with both end open has length L equals to 29 centimeter. An extra hole is created at position L by 2. The lowest frequency of sound produced is. अच्छा, देखो जहाँ होल क्रिएट करोगे वहाँ पे एंटी नोड आ जाएगा, बात समझो. जहाँ होल क्रिएट करोगे वहाँ पे एंटी नोड आ जाएगा, क्योंकि ओपन ओपन मतलब देखो यूजुअली ये ऑर्गन पाइप है, दिस इज ऑर्गन पाइप. अब क्या बोल रहा है कि दोनों एंड ओपन है, लेंथ जो है 29 सेंटीमीटर है. और एक एक्स्ट्रा होल L/2 पे क्रिएट कर रखा है. एक एक्स्ट्रा होल यहाँ क्रिएट कर रखा है, ठीक है. यानी यहाँ पे एंटी नोड होगा, मतलब ओपन जहाँ ओपन एंड पे भी एंटी नोड होगा, यहाँ भी एंटी नोड होगा. जो होल क्रिएट किया वहाँ पे भी एंटी नोड हो जाएगा. तो यानी इसका मतलब ये है कि जैसे आप, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका एंटी नोड मतलब कुछ इस टाइप का होगा ना, ठीक है. और यहाँ एंटी नोड होगा, कुछ इस टाइप का सिचुएशन आएगा, ठीक है. यानी ये लैम्डा बाई 2 हो गया, ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, ये टोटल लैम्डा हो जाएगा. यानी लैम्डा इज 29 सेंटीमीटर और यू कैन से 0.29 मीटर. एंड ये मिनिमम होगा, मतलब ये नोट्स जो है ना वो बढ़ भी सकते हैं ना. तो मिनिमम पूछा है, फ्रीक्वेंसी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा है, इसलिए हमने लैम्डा जो है, लैम्डा क्या होता है, इट इज़ v बाई v, सॉरी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इज. सो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली v बाई लैम्डा. इसको हाईएस्ट पूछना चाहिए था ना यार. नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है. ये मतलब ये हाईएस्ट लैम्डा हो गया ना, मतलब ये कुछ ऐसा भी केस बन सकता था कि मतलब ऐसे भी बन सकता था ना, ये हाईएस्ट लैम्डा हो गया, मतलब विथ नोड एट दिस पॉइंट इज द हाईएस्ट लैम्डा. यू कैन हैव, you could have this kind of case also. And we can have this case also. ऐसे भी तो हो सकता था ना. ऐसे भी हो सकता था, मतलब यहाँ पे होल पे नोड हो गया, यहाँ नोड हो गया, यहाँ नोड हो गया. तो यू कैन हैड मतलब यहाँ पे एंटी नोड हो गया, यहाँ पे एंटी नोड हो गया, यहाँ पे एंटी नोड. तो इस केस में क्या होता है, लैम्डा कम हो जाता. तो दिस सेम 29 सेंटीमीटर वुड हैव बीन इक्वल टू 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा काइंड ऑफ थिंग, ठीक है. तो बट इफ यू हैव, इस केस में क्या होता है, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2, लैम्डा, और ये लैम्डा, तो ये 2 लैम्डा हो जाता है उस केस में, ठीक है. यहाँ पे भी देखो होल के पास एंटी नोड है और एंड पे एंटी नोड है, तो दिस वुड बी 2 लैम्डा. इन दैट केस लैम्डा वुड बी लेस, 0.29 बाई 2. सो इन दैट केस फ्रीक्वेंसी वुड बी हायर, ठीक है. लैम्डा ये हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा है विद दिस कंडीशन कि यहाँ पे एंटी नोड हो, यहाँ पे होल है तो एंटी नोड होगा. So this is the highest value of lambda, lambda max. So what you get from here is nu min. So V would be 340 and this would be lambda max would be
भी 340 भागा 1172 1172 हर्ज 1172 हर्ज क्लियर है। इट इज 1172 हर्ज। ठीक है, क्लियर चलेगा। ठीक है, अभी 11वां करेंगे तो ब्रेक ले लेते हैं, फिर 11वां क्वेश्चन करेंगे। आगे चलें। 11 से 30 अब करेंगे। ये 2 मार्क्स का होता है। 1 to 10 जो है 1 मार्कर हो गया और 11 to 30 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, एमसीक्यू भी रहेगा। 2015 वॉज द फर्स्ट ईयर जब ये पैटर्न स्टार्ट हुआ था, जो अभी चल रहा है आपका। ठीक है, 15 से 23 तक का पेपर का पैटर्न सेम है। ठीक है, होपफुली 24 का भी सेम रहेगा। ठीक है, कभी भी ये बदल सकते हैं बिना कोई इन्फॉर्मेशन के। तो होपफुली वी कैन एक्सपेक्ट कि पेपर इसी टाइप का आएगा। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन। 11वां देखिए क्या बोल रहा है। द सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। देयर आर 3 सिंगल पार्टिकल लेवल्स एक्सेसिबल टू ईच ऑफ these electrons. The number of possible configuration for these systems are, मतलब 3 एनर्जी लेवल्स है। यू हैव 3 एनर्जी लेवल्स, दे आर द एनर्जी लेवल्स। ठीक है, और 3 पार्टिकल है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, पॉलीस्क्रीन प्रिंसिपल अप्लाई होगा, पॉलीस्क्रीन प्रिंसिपल विल अप्लाई, है ना। तो व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज दिस इलेक्ट्रॉन्स। तो चूंकि संख्या कम है तो आई वॉन्ट गो इन टू एनी फार्मूला काइंड ऑफ थिंग। I'll just let you know how we can arrange these 3 particles in these 3 states. एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता। स्पिन अप स्पिन डाउन करके 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। ठीक है, तो सपोज पहले स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, तो अगले में ऐसे, ये तो एक कन्फिग्रेशन हो गया तुम्हारा। ठीक, एक कन्फिग्रेशन ये हो सकता है, नहीं इस टाइप से हो सकता है, 2 कन्फिग्रेशन हो गया। और ऐसे ही हम लोग रिपीट कर सकते हैं कि भाई दूसरे स्टेट में ऐसे एक इलेक्ट्रॉन है और पहले में एक है ना, फिर दूसरे में 2 है और तीसरे में 1 है। 4 तो यही हो गए। अब एक काम करते हैं, इसमें ले लेते हैं, एक इसमें ले लेते हैं। ठीक, ये 1 हो जाएगा। कितना बन गया जी? 6 तो यही हो गए, है ना। 1 2 3 4 5 6, और तीसरा लास्ट जो हो सकता है आपका ये हो सकता है कि तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन होल्ड करें। कितना बन गया? 7। यही 7 होगा और कुछ नहीं होगा। ये 7 तरीके से आप कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। देयर आर 7 वेज इन विच वी कैन अरेंज दिस इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, आगे चले। ये देखो 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A rigid thermally isolated tank is divided into 2 compartments of equal volume V separated by thin membrane. अच्छा, one compartment contains 1 mole of gas A and other compartment consists of 1 mole of gas B. ठीक है, the 2 gases are in thermal equilibrium at temperature T. If the membrane ruptures, the 2 gas mix. Assume the gases are inert. The total entropy on mixing, change in entropy on mixing. Change in entropy पूछ रहा है आपसे, asking change in entropy। 2 आपका ये पूरा ये वॉल्यूम है ऐसे, and you have what? You have a thin membrane, एक मेम्ब्रेन है बीच में। इधर आपका गैसेस मॉलिक्यूल है, इधर भी गैसेस मॉलिक्यूल है। ठीक, ओके। और मतलब इक्विलिब्रियम में है, द 2 गैसेस आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब मेम्ब्रेन रप्चर मतलब ब्रेक करना, ब्रेक करने के पहले देवर इन इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में था। ठीक है,
तो इंट्रोपी में तो कोई चेंज नहीं होगा, दे आर ऑल इन इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर चेंज इन इंट्रोपी का बात करते हैं, अगर सिर्फ हम लोग ये 1 है और ये 2 है, अगर 1 का ही सिर्फ बात करें, ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एस इज, अब चूंकि कोई इंट्रोपी में चेंज नहीं है, सो डी क्यू इज व्हाट, डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये हो जाएगा, एंड डी डब्ल्यू इज व्हाट, पी डी वी, एंड P by T is 1 मोल है ना जी, 1 मोल है, R by V dV, and V goes from, so this is V naught and this is also V naught, so it goes from V naught to 2 V naught, so that comes to be R log 2। ये तो एक गैसेस सिस्टम के लिए, वैसे ही दूसरे सिस्टम के लिए भी ऐसे ही हो जाएगा। तो टोटल जो इंट्रोपी चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 एंड दैट कम्स टू बी 2R log 2। सो D इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, D आपका सही आंसर हो जाएगा, D इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है जी, क्लियर है? दैट्स द चेंज इन इंट्रोपी ऑफ गैस ऑन मिक्सिंग, change in entropy of the gas on mixing। तो स्पेस इसमें पेपर ही उठा लिया ना, तो खाली जगह कम है, बट ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। दिक्कत आएगा तो वो दूसरा वाला विंडो खोल लेगा, उसमें कर देंगे सवाल, अभी तो ठीक है। ये देखो 13वां सवाल क्या बोल रहा है, द जीनर रेगुलेटर हैज ए इनपुट वोल्टेज इन द रेंज 15 वोल्ट टू 20 वोल्ट एंड लोड करंट इन द रेंज 5 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर। अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है। इफ द जीनर वोल्टेज 6.8 द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टर शुड बी, ठीक क्वेश्चन है ये। मान लो यहां पे लोड रेजिस्टेंस है एंड लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि ये जो लोड करंट है IL, it's varying from 5 milliampere to 20 milliampere, और ये भी वेरिएबल, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि देखो, मतलब लोड करंट इज व्हाट, हम लोग मान के चल रहे हैं कि मतलब ये जीनर डायोड इज ऑन, ठीक है। जीनर डायोड जो है हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट करते हैं, एंड जीनर डायोड ऑन, सो जीनर करंट दिस लोड करंट इज, ये जीनर डायोड जो ऑन होगा तो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्लैंप हो जाएगा 6.8 वोल्ट, ठीक है। तो जो लोड करंट होता है दैट इज इक्वल टू वी आउट अपॉन आर एल, एंड वी आउट इज क्लैम्प्ड एट वी जेड, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज 6.8 जो यहाँ पे है। तो आर एल आपका मतलब वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक, ओके। तो और यहाँ भी वेरिएबल है, तो अगर हम लोग ये लगाएं एक्सप्रेशन, तो क्या आएगा, अगर किरचॉफ्स लॉ इसमें लगाते हैं हम लोग से RS पूछा है, RS पूछा है, तो क्या हो जाएगा VI, इसको अगर VI बोलते हैं, so is going to be VI equals to, sorry not VI equals to, VI minus, suppose this is your I ये दो में ब्रेक कर जाता है IZ और IL में, so is VI and this is IRS minus VZ equal to 0, ठीक है, minus VZ equal to 0, so RS is going to be VI minus VZ upon I। I का वैल्यू क्या है, I is nothing but IZ plus IL, ठीक है, IZ plus IL। तो RS का वैल्यू क्या होगा, VI का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, या VI का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। RS का मतलब बोला वैल्यू ऑफ रेजिस्टर शुड बी, वैल्यू ऑफ रेजिस्टर शुड बी,
तो वी आई का जो है मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है जी? 15। वी जेड इज फिक्स 6.8। और आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? आई का मतलब मिनिमम हम निकाल रहे हैं कि आर एस मिनिमम कितना होना चाहिए। मतलब आर एस जो है, आर एस का मतलब कीपिंग दिस जीना डायड ऑन, कीपिंग दिस जीना डायड ऑन, मतलब हर हम चाहते हैं कि हर कंडीशन में जीना डायड ऑन हो। तो आर एस शुड बी, हम लोग निकाल रहे हैं कि आर एस का मतलब क्या ऐसा वैल्यू हो जिससे कि हमेशा ये जीना डायड ऑन रहे। ठीक है, आर एस का ऐसा क्या वैल्यू हो ताकि जीना डायड हमेशा ऑन रहे, क्या कंडीशन आर एस के ऊपर है सो दैट जीना डायड इज ऑलवेज ऑन। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू वी आई का 15 है और आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? आई एल का मैक्सिमम हमको पता है 20 मिली एम्पियर और आई जेड, ठीक है, ये है। अब इसका मतलब है कि आर एस कैनॉट एक्सीड, मतलब आर एस शुड बी, मतलब आई जेड कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 टू आई जेड एम। ठीक है, तो इन एनी केस this will be always less than equal to 15 minus 6.8 upon 20. If I assume Iz is 0, so this has to be less than equal to this. So Rs must be less than equal to, मतलब हम वो कंडीशन ले रहे हैं कि भाई क्या रिस्ट्रिक्शन Rs के ऊपर डालें ताकि ये हमेशा इनवर्स कंडीशन ये हमेशा ऑन रहे। इस 16 minus 6.8 upon 20, तो कितना आ जाएगा? 15 में से 6 गया 9, 8.2 अपॉन 20, यानी कि दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.41 किलो ओम, यानी आर एस हैज टू बी लेस देन इक्वल टू दिस। मतलब हम देख रहे हैं कि आर एस के ऊपर क्या ऐसा रिस्ट्रिक्शन डाला जाए ताकि इन एवरी केस योर जीना डायड इज ऑन, इन एवरी केस योर जीना डायड इज ऑन। So we are getting Rs must be less than equal to 410, यानी कि ये सब कंडीशन तो नहीं हो पाएगा, ये एक सही वैल्यू हो सकता है। ये वैल्यू रहने पे क्या है कि हमेशा जीना डायोड ऑन रहेगा। ठीक है, जीना डायोड हमेशा आपका ऑन रहेगा और वोल्टेज रेगुलेशन होता रहेगा। सो Rs has to be less than equal to 410 ohm and only answer I get is 390 ohm। ठीक है, दिक्कत हो तो आप पूछना इस पे। ये देखिए क्या बोल रहा था, वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर है, तो जानते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। क्वेश्चन क्या है देखिए, कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द डीके मोड ऑफ यूरेनियम 238। सेकेंड वाला जो है अल्फा डीके, तो अल्फा डीके तो होता ही है। ऊपर वाले में आई थिंक इट इज इन्वॉल्विंग बीटा डीके, and in beta decay you must have neutrino or anti-neutrino over here depending on it is positive beta decay and negative beta decay। तो न्यूट्रिनो गायब है तो आई थिंक स्पिन वोंट बी कंजर्व्ड इन वन, सो वन विल बी फोरबिडन ऑफ कोर्स। सेकेंड वाला यू हैव अल्फा डीके, सो दैट इज अलाउड, अल्फा डीके इज अलाउड, बीटा डीके इज ऑल्सो अलाउड बट दैट मस्ट टू कंजर्व स्पिन you must have neutrino or anti-neutrino on the right hand side। So anti-neutrino in case of negative beta decay and positive beta decay you must have, यहाँ पे negative beta decay ही हो रहा है, so you must have anti-neutrino over here। So one will be forbidden, two is allowed। C सही आंसर है, C is the correct answer। ठीक है, C is going to be the correct answer। इजी क्वेश्चन था नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, a rigid triangular molecule consists of 3 non-collinear atoms joined by rigid rod। The constant pressure Cp, constant pressure molar spherical stress H1। तो 3 non-collinear rod बोल रहा है, rigid triangular molecule है
we have the molecule like this. See that the rigid rods. इसमें क्या होगा, इसमें आपका कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा? 3 तो हो गया ट्रांसलेशन वाले, और 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। एंड फ्रॉम द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, मतलब यू नो CV is what? FR by 2. So it would be 3R simply. Yes. 3R would be the correct answer. और तो कुछ होगा नहीं, रिजिड है तो वाइब्रेशन वाला नहीं लेंगे हम लोग, वी वोंट टेक अ वाइब्रेशनल पार्ट। 3R would be the correct answer. 3R सही है, लेकिन इसने आपको CP पूछा है, CV तो 3R हो जाएगा, आपसे पूछा है CP, तो ये थोड़ा सा एरर हो गया, सही कर लो इसको। CP is CV plus R, so it would be 3R plus R, that is 4R. CP पूछा है, ध्यान दीजिए, C आंसर होगा, C आंसर हो जाएगा, ठीक है। They have asked you CP. ओके फाइन, आगे चलें। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। A satellite moves around Earth in a circular orbit of radius r centered at the Earth. ठीक है। Second satellite moving elliptical path of same major axis 8r with the Earth at one of its foci. If the former takes 1 day to complete the revolution, latter will take how much time? देखो ये समझो एक चीज कि जो टाइम है that is proportional to where a is the सेमी मेजर एक्सिस, ये हम डिराइव भी करवा रखे हैं, जो थ्योरी पढ़ाया है ना। तो सर्कुलर के केस में तो रेडियस ही सेमी मेजर एक्सिस हो जाता है, ठीक है। अब क्या है कि सर्कुलर पाथ में r इज द सेमी मेजर एक्सिस बिकॉज रेडियस सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस इज द सेमी मेजर एक्सिस। इलिप्टिकल ऑर्बिट में जा रहा है तो मेजर एक्सिस 8r है, मतलब 4r इज द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। 4r वुड बी द सेमी मेजर एक्सिस। तो पहला अगर हम लोग दोनों केस का रेशियो ले लें तो इफ आई से T1 by T2, so that will be A1 by A2। तो पहले केस में आपका क्या था, 1 डे था टाइम पीरियड, T2 हमको नहीं पता है। अब पहले केस में आपका सेम मेजर एक्सिस R था, और दूसरे केस सेम मेजर एक्सिस क्या है, पूरा k प्लस थर्ड ला है, ठीक है। ये आ जाएगा, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 4 पे पावर 3 by 2, और 4 पे पावर 3 by 2 क्या होगा, 8 हो जाएगा। सो T2 विल बी 8 days। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिए, हमने एक गलती कर दिया था पहले बनाए थे, तो इसको सही मेजर, ध्यान मेजर एक्सिस लिखा है, सही मेजर एक्सिस यूजुअली क्वेश्चन देता है, लेकिन इसमें मेजर एक्सिस दिया था, आपको हाफ से गुना करके उसको माइनर सही मेजर एक्सिस बना, सही मेजर एक्सिस उसका मेजर एक्सिस का आधा, मेजर एक्सिस का आधा ये होता है। ये 0 0 हो गया ऑरिजिन, आई हो गया माइनस AE,0, और ये सही मेजर एक्सिस, ठीक है। या सॉरी क्या बोल रहे हैं, ये आरमैक्स है, सेम एज एक्सिस दिस, सेम एज एक्सिस दिस, वो आरमैक्स बताती है, ठीक है। ओके ठीक है, जल्दी जल्दी हो जा रहा नहीं। 17वां क्वेश्चन देखिए, 17th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। क्या बोल रहा है, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विथ चार्ज Q enters region in which there is a uniform electric field E and uniform magnetic field B, both directed parallel to y-axis. At t equal to 0, the particle is at the origin and has a speed v0 directed along positive x-axis. The orbit of particle projected on xz plane is circle, ठीक है। T is the time taken to complete one revolution of circle. Y coordinate particle at t equal to capital T is।
पहले एक्स वाई जेड एक्सिस बना लें। दिस इज एक्स वाई एंड जेड। अब क्या बोल रहा है, ई और बी दोनों ही वाई एक्सिस के लॉन्ग मतलब डायरेक्टेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वाई एक्सिस के लॉन्ग है, मतलब ई भी इधर है अब बी भी इधर है। ठीक, अब क्या किया है, चार्ज क्यू का पार्टिकल है एट टी जो पार्टिकल इज एट इट्स ऑरिजिन एंड वेलोसिटी इज वी नॉट अलोंग एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल यहां पे है, अब वेलोसिटी किधर है, इधर है, वी नॉट। ठीक, अब क्या होगा देखो, अब ये वी नॉट वेलोसिटी होगा तो उस केस में इस पे लॉरेंज फोर्स किधर जाएगा, एक तो लॉरेंज फोर्स ऊपर जाएगा क्यू ई, अब क्यू वी क्रॉस बी क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी विल बी वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी इज आउटवर्ड assuming q to be positive। so अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो उस केस में तो ये एक सर्कुलर मोशन ऐसे एग्जीक्यूट करता रहता। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो अंडर द एक्शन ऑफ दिस बी ओनली इट विल अंडरगो ए सर्कुलर मोशन। क्यू वी बी जानते ही हैं आप, है ना, वो सिर्फ डायरेक्शन, जो लॉरेंज फोर्स का जो कंपोनेंट है, लॉरेंज फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज क्यू ई एंड अदर इज क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब ये जो ये वाला पार्ट है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यू ई तो हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में लगता रहेगा। ठीक है, वॉट एवर बी द वेलोसिटी, लेकिन क्यू वी क्रॉस बी जो है, क्यू वी क्रॉस बी इज गायरोस्कोपिक काइंड ऑफ फोर्स। ये v क्रॉस b का मतलब हो गया क्यू वी क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल इधर आया तो वो हमेशा वेलोसिटी को डिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा फोर्स जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, ऐसे फोर्स को लोग गायरोस्कोपिक फोर्स बोलते हैं। और गायरोस्कोपिक फोर्स का इंपैक्ट क्या होता है, वो हमेशा ही वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं बदलेगा, बिकॉज सच ए फोर्स डू नॉट डू एनी वर्क। ऐसे फोर्सेस कभी कोई वर्क नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि देखो वर्क डन बाय दीज फोर्सेस ऑलवेज जीरो। व्हाई, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। वर्क डन इज व्हाट, work done is f dot dr, and you can write it as f dot dr by dt into dt, this can be written as f dot v dt, and if the force is perpendicular to velocity, f dot v is going to be 0. So since these forces do not do any work, they do not change the magnitude of velocity, they do not change the kinetic energy. Chunki work done by these forces are always 0, they don't change the kinetic energy, they only deflect the velocity, they only change the direction of velocity, क्योंकि वो velocity के perpendicular लग रहा है। अगर इधर velocity है तो ये force इधर लगेगा, आई velocity को ऐसे deflect कर देगा, as a result of which the particle will undergo a circular motion in absence of electric field. Electric field अगर नहीं होता, in absence of electric field, the particle would have gone into a circular motion. Particle would have gone into a circular motion, right? But you have electric field E, so on a circular motion, if you have a QE force acting upward, so what it will do? As it undergoes circular motion, it will move in y direction also. So circular motion plus motion in y direction will be what? A kind of spiral. मतलब as it undergoes circular motion and you have a force in upward direction, the particle will move in a spiral. इसको ऐसे कंप्रेस कर दे तो सर्किल बन जाएगा, क्वेश्चन में दिया भी है। ठीक है, so it will undergo a spiral kind of helix kind of motion, and the pitch of this helix, इसको pitch बोलता है, pitch of this helix will not be constant because particle would be accelerating in y direction. पार्टिकल जो है सिर्फ मूव नहीं कर रहा, एक्सेलरेट कर रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होता तो पिच सेम रहता है ना, द पार्टिकल वुड बी ट्रेवलिंग इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। इट्स नॉट सो वही है। तो देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ दिस सर्किल। तो पहले तो ये निकाल लो कि ठीक है, and the y coordinate of particle at time t is, y coordinate of particle at time t will be what is y? Y is given as half t square। तो आपको कैपिटल T पे पूछा है तो पहले कैपिटल T निकाल लो। यहाँ पे देखो as it undergo a circular kind of motion, you have a QVB force, you have QVB force and you have a mv square by r
or we write QVB and MV square by R. So your V and V will cancel out. So you have V by R is QV by M, and this is omega. So you might have read this also. 2 pi by omega is 2 pi M by QB. So if I put over here, is a half 2 pi M by QB. So 2 pi M by QB is 4 pi. Yes. So what would be this equal to? 2 4. So it is 2 pi square, mm will cancel out, q will cancel out. 2 pi square me by qb square. B would be the correct answer. B would be the correct answer. ठीक है, B सही आंसर हो जाएगा. समझ में आ रहा है जी? ये सब तो पढ़े होंगे आप लोग मेरे ख्याल से. साइक्लोट्रॉन टाइप का मोशन होता है. ठीक है, ओके. मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई चीज को, कोई पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दोगे तो ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा. और जो क्यू वी क्रॉस बी होगा, से ये वी हो गया, और क्यू आपका इनवर्ड हो गया, तो क्यू इंटू क्यू वी क्रॉस बी कितना होगा? ऐसा आएगा इस डायरेक्शन में. तो ये सेंटीपिटल फोर्स हो जाएगा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज दिस. So since it is undergoing a circular motion, so it will be in equilibrium. So you have this kind of thing, and V cancels out. So V by R is omega basically, angular velocity. So angular velocity QV by M. सब याद भी रखना चाहिए. So time period of one revolution is 2 pi by omega. इसी का यूज कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, और उतने टाइम में वो Y में कितना ट्रेवल कर गया वो निकालना था आपको. Y के डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन पता ही है. एक्सेलरेशन इज QE by M. ठीक है, तो इसको ऊपर करें. हाँ, 18वां क्वेश्चन देखो. 18 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. A vibration of diatomic molecules can be represented as those of harmonic oscillator. Two halogen molecules X2 and Y2 has fundamental vibrational frequencies Vx equal to 16.7 10 to the power 12 Hz and Vy equals to 26.8 into 10 to the power 12 Hz. The respective force constant Kx and Ky is this. The atomic mass of F, Cl and Br is 1935.5 79.5. ठीक है. Atomic mass unit respectively. The halogen molecule X2 and Y2 are. देखो पहली बात तो समझो कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है. ओमेगा इज K by mu. Mu is the reduced mass. एक्चुअली जो आपका Cl2 का जैसे एग्जाम्पल लेना, तो द मॉलिक्यूल्स ऑल वाइब्रेटिंग. मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग. ठीक है, दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग. और ये बेसिकली होता है जो पोजीशन है वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन होता है. सो दे कैन वाइब्रेट. सो क्लासिकली वी सी दिस मॉलिक्यूल्स एज दिस काइंड ऑफ थिंग. सो इफ दिस इज M एंड दिस इज M, सो इसका एक इक्विवेलेंट सिस्टम बनाते हैं हम लोग. वी ड्रॉ द इक्विवेलेंट सिस्टम एज दिस, वेयर म्यू इज M1 M2 by M1 plus M2. मतलब इन जनरल बता रहे हैं. मतलब ये होता है Cl2 बजाय HCl भी हो, HCl है ना, तो उस केस में M1 M2 अलग अलग हो जाएगा. M1 M2 अगर सेम रहेगा, so if I put M1 as M and M2 as M, this will be M by 2.
ठीक है। और ऐसे केस में यू नो दिस ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज अंडर रूट के बाई म्यू, राइट, और दिस वुड बी के बाई एम काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो अगर हम लोग वी एक्स, अच्छा ये तो ओमेगा हो गया, एंड फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, ओमेगा बाई 2 पाई, सो दिस वुड बी 1/2 पाई 2k बाई एम। हम लोग को फ्रीक्वेंसी दे रखा है, x2 का फ्रीक्वेंसी ये है और y2 का फ्रीक्वेंसी ये है। सो इफ आई कॉल दिस एज, ठीक है, सो ये बेसिकली ऐसे हर्ज में रखोगे तो ओमेगा बाई 2 पाई करना पड़ेगा, रेडियन पर सेकेंड में फिर ओमेगा के फॉर्म में रहेगा। हर्ज में दिया हुआ है तो ये बेसिकली एफ से डिनोट होता है, यहाँ पे न्यू एक्स कर दिया, चलो कोई नहीं, न्यू एक्स लिख दिया। तो अगर हम लोग न्यू एक्स बाई न्यू वाई करें तो व्हाट this will be equal to, this will be equal to this will be equal to what, my by mx, नहीं my by mx नहीं, तो मास रेशियो मिल जाएगा तो हम लोग को मॉलिक्यूल भी पता चल जाएगा, मास रेशियो मिल जाएगा तो मॉलिक्यूल का भी आइडिया लग जाएगा। सो my by mx would be nu x square by, and this would be simply 16.7 का होल स्क्वायर अपॉन वैल्यू निकाल लेते हैं। 16.7 का होल स्क्वायर स्क्वायर भागा, रुको, ये आ रहा है आपका 0.388। अब देखो एम वाई बाई एम एक्स किसका ऐसा है, मतलब एम वाई एम एक्स बड़ा है ना, एम वाई छोटा है, एम एक्स एम वाई इज लेस देन एम एक्स। अब चेक करो जरा, x2 y2, x2 बड़ा मॉलिक्यूल होगा, y2 छोटा मॉलिक्यूल होगा, ये तो गलत ही है। x2 बड़ा मॉलिक्यूल होगा, ये भी गलत है, ये दोनों चेक किया जाए। Cl2 का मास क्या हो जाएगा, Cl का मास कितना हो जाएगा, मतलब ये m इज द मास ऑफ ईच एटम बेसिकली। तो अगर हम लोग ये ट्राई करें एक बार, तो mx by my इज व्हाट, सॉरी my by mx इज व्हाट, mass of fluorine upon mass of chlorine, and mass of fluorine is how much, 19 का चेक करके देखते हैं मैच करता है कि नहीं 0.388 से। ये नहीं आ रहा, ठीक है, इसको एक बार चेक करते हैं। ये आंसर आ रहा है 0.53, ये तो है नहीं हम लोग का। अब एक बार ये चेक कर लो फ्लोरीन और ब्रोमीन का। फ्लोरीन आ गया आपका 19 भागा, अब ब्रोमीन 79.9। अरे तो गलत हो गया यार, गलत हो गया, के हमने सब दोनों का सेम ले लिया है तो अलग अलग है के एक्स के वाई, यहाँ तो एरर हुआ है, देखो तभी आंसर नहीं आ रहा है, ये एरर हुआ है भाई, एरर देख लो एक बार। ये हो गया के एक्स बाई एम एक्स और के वाई बाई एम वाई, सही कर लेना। सो दिस इज
kx by mx into my by ky, ये सही करो, ठीक है। So it would be not this, my by mx would be simply गुना ये कर, ठीक है। अब सही आएगा रिजल्ट आपका, समझ में आ रहा है ना। हमने के दोनों का सेम ले लिया तो एरर था, तभी आंसर मैच नहीं कर रहा था। हाँ, अब ठीक है। सो लेट्स डू इट अगेन दिस कैलकुलेशन। ओके, तो Vx square, Vx is 16.7 upon and ky is 446 and kx is 325. तो so let's do it again. $16.7 का होल स्क्वायर इंटू 446 भागा 26.8 का होल स्क्वायर गुना 0.53। तो यही सही होगा, फ्लोरीन और क्लोरीन। कहाँ गया, ये सही है, ये मैच कर रहा हूँ ना। सो ये एरर कहाँ किए थे, के हमने कैंसिल कर दिया था, ठीक है। ओके गुड। ये देखिए 19 क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। A hollow conducting spherical shell of inner radius r1 and outer radius r2 encloses a charge q inside, which is located at a distance d from the center of the sphere. Potential at the center of the sphere is, देखिए ये q है तो यहां तो माइनस q इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ प्लस q इंड्यूस हो जाएगा। अब प्रिंसिपल सुपरपोजिशन लगा के हम लोग यहाँ पे निकाल लिया जाए। आपको पता होना चाहिए, इफ यू हैव अ स्फेरिकल शेल एंड यू हैव अ चार्ज क्यू ओवर हियर, तो आउटसाइड अगर हम लोग पोटेंशियल निकालें तो एट एनी पॉइंट आउटसाइड v इज बेसिकली q upon 4 pi epsilon naught r, where this r is distance of this point p from the center, and at any point inside the potential is same as what you have on the sphere. The potential is same as what you have on the surface. Potential is same as what you have on the surface. ठीक है, surface of potential जो है वही potential at any point inside होगा। inside अंदर के किसी point पे potential वही है जो surface पे होगा, अब बाहर में potential जो है वो distance of that point P from the center पे depend करेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहाँ पे पोटेंशियल तीन चीज़ों की वजह से होगा, एक तो क्यू की वजह से होगा, ये जो स्फेयर है स्फेरिकल शेल उसकी वजह से होगा, यहाँ पे एक शेल है उसकी वजह से होगा। तो दो तो स्फेरिकल शेल टाइप का चीज़ हो गया, ठीक है, दो कंडक्टिंग स्फेयर टाइप का चीज, सॉरी कंडक्टिंग सरफेस हो गया ना, स्फेरिकल कंडक्टिंग सरफेस, उस पर ये हम लोग लॉजिक लगा देंगे। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज, पोटेंशियल एट सेंटर इज गोइंग टू बी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू, potential to sphere of radius r1, spherical shell of radius r1, एक्चुअली है तो ये एक ही spherical shell, but चार्ज के हिसाब से it will act like two spherical shell kind of thing, ठीक है। So potential to charge q is going to be q upon 4 pi epsilon naught d. Potential to this surface is going to be potential, अब ये जो O point है वो जैसे एक सरफेस नंबर 1 है, सरफेस नंबर 2 है,
तो स्फेरिकल शेल 1 के लिए ये ओ जो है इंटीरियर पॉइंट है, सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड इज सेम एज व्हाट यू हैव ऑन द सरफेस. सो पोटेंशियल सरफेस 1 इज गोइंग टू बी हाउ मच, minus q upon 4 pi epsilon naught r1, and potential to surface number 2 is again O is interior point, so potential will be same as what you have on the surface, so it would be this. So D is the correct answer. D is going to be the correct answer. ठीक है, सिंपल है, मतलब स्पेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिंपल क्वेश्चन है ये. ये देखो 20वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ये मतलब एक बार में क्लियर नहीं होता है क्वेश्चन, मतलब ये थोड़ा मेडिकल साइंस में कुछ एप्लीकेशन इन लो डॉपलर इफेक्ट का करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. तो वी हैव लेस आइडिया रिगार्डिंग दिस, बट ठीक है, हमने गूगल पे पढ़ा है तो उसके बारे में थोड़ा जान गए हम. देखो क्या लिख रहा है, डॉपलर इफेक्ट कैन बी यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ब्लड थ्रू वेसल. वेसल के अंदर ब्लड का स्पीड को मेजर करने के लिए डॉपलर इफेक्ट का यूज कर रहा है. ठीक है, वेसल इज सम काइंड ऑफ कैपिलरी काइंड ऑफ थिंग. बायोलॉजी में थोड़ा सा गरीब है हम. तो द ब्लड इज flowing like this. 10th क्लास तक बायोलॉजी में हम तेज थे ऐसे. Blood is flowing with some velocity, say v naught. ठीक है, अब क्या किया, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.0522 मेगाहर्ट्ज इज सेंट टू दिस वेसल. साउंड जो है हमने यहाँ से ट्रेवल करवा रहे हैं. द रिफ्लेक्टेड साउंड जनरेट्स अ बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज. मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होगा ना वो इससे 100 हर्ट्ज ऊपर या 100 हर्ट्ज नीचे होगा. ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इन द ब्लड इज 1545 मीटर पर सेकेंड. द स्पीड ऑफ ब्लड टू वेसल विल बी, स्पीड ऑफ साउंड, मान लो स्पीड ऑफ साउंड बाहर में कुछ है, लेट्स से स्पीड ऑफ साउंड इन आउटसाइड इज say Vs, and then the speed of sound in blood will be, if speed of sound in air is say V naught, right? So speed of sound in blood will be what? Speed of sound in ब्लड में जो है वो साउंड ऐड हो जाएगा, साउंड मतलब ब्लड का वेलोसिटी साउंड में ऐड हो जाएगा. सो इट विल बी इक्वल टू वी नॉट प्लस व्हाट, वी ब्लड, वी बी इज द स्पीड ऑफ ब्लड, एंड दिस कम्स आउट टू बी दिस. ओके, ठीक है. अब जो ब्लड वेसल से साउंड रिफ्लेक्ट होके जो आ रहा है, ब्लड से जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी एफ डैश इज 1.0522. ऐसे या तो प्लस कर दो या माइनस कर दो 100 में 100 हर्ट्ज, आंसर आ जाएगा दोनों ही केस में. ठीक है, अगर ब्लड, अब ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर किधर है. अगर ऑब्जर्वर यहाँ रखते हैं तो उसके लिए ब्लड जो है इज कमिंग टूवर्ड्स हिम. ऑब्जर्वर इधर रखें तो ब्लड इज मतलब ऑब्जर्वर इधर रखें तो इट सीम्स एज इफ ब्लड इज गोइंग अवे. तो मान लो ऑब्जर्वर यहाँ रखते हैं हम लोग, सो आई कैन से द ब्लड इज कमिंग टूवर्ड्स हिम. सो इन दैट केस योर फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ साउंड वी नॉट माइनस स्पीड ऑफ सोर्स इफ द सोर्स इज कमिंग टूवर्ड्स हिम. ठीक है, रिफ्लेक्ट होके ये साउंड रिफ्लेक्ट हुआ और सोर्स भी ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स है. सोर्स इज ब्लड, बेसिकली सोर्स इज ब्लड, राइट. तो इन दैट केस दिस विल बी एफ डैश विल बी व्हाट, एफ डैश विल बी हायर देन अपरेंट फ्रीक्वेंसी, सॉरी द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. अगर साउंड का रिफ्लेक्टिंग सोर्स अगर ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स आ रहा है तो वी एस विल बी पॉजिटिव, एंड दैट केस एफ डैश विल बी मोर देन एफ नॉट. सो इन दैट केस एफ डैश विल बी व्हाट, एफ डैश विल बी 1.0522 मेगा हर्ज है ये. और आपको आंसर, आपको बीट फ्रीक्वेंसी किस दिए, 100 हर्ज दिया है बीट फ्रीक्वेंसी. 100 हर्ज को अगर मेगा हर्ज में कन्वर्ट करोगे
तो ये हो गया 0.1 किलो हर्ज। अब मेगा हर्ज में करेंगे तो 0.0000001 है, यही आएगा ना। तो अगर इसमें हम लोग ऐड कर दें इतना 0.0001, या so this would be 1.0522, and V naught we don't know, Vs also we don't know. Source is the blood, so source का velocity मतलब blood का velocity, ठीक है। So yeah, so we have here, this is what, this is 1.0523 and 1.0522, and velocity of sound minus velocity of blood, this kind of thing. And then we have two equation now, तो ये इक्वेशन हो गया और ये इक्वेशन हो गया। आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लड निकालना है, आपको वेलोसिटी ऑफ ब्लड निकालना है, ठीक। यस यस, सो लेट्स डू दिस। velocity of sound minus velocity of blood by velocity of sound equals to 1.0522 and 1.0523। मतलब माइनस भी करते तब भी आपका आंसर आता है, मतलब उस केस में ब्लड का वेलोसिटी वी नॉट प्लस वी बी हो जाता है। तो इसको निकाल लेते हैं। इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है आपका 1 माइनस वी बी बाई वी नॉट अपॉन 1.0522 1.0523। सेक्टर से ये हो गया आपका वी बी अपॉन वी नॉट इज 1 माइनस, so it is something like 0.0001 on 1.0523, so it's 1 by, so blood velocity is this, sorry, V naught is, I can say, and if I put this over here, this will be 10523 VB plus VB is 1545, and your VB is going to be simply 1545 and 10524। कर लो इसको। जीरो 0.1468, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ ऐसे ऑब्जर्व लेते हैं एंड फॉर हिम इफ द ब्लड इज गोइंग अवे, तो उस केस में यहाँ आपका प्लस हो जाता, यहाँ आपका 1 हो जाता, माइनस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है। सेम ही आंसर आता है, ठीक है। तो ये आपका 20वां क्वेश्चन जाएगा सर, ठीक है। तो ब्रेक ले लेते हैं, ये करते हैं इसको 21 से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 21 to 30 बच गया है, वो करते हैं हम लोग। देखिए 21वां क्वेश्चन क्या है। अच्छा ठीक, विच आर फॉलोइंग सर्किट रिपेयर बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन क्या है आपका, ये बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक। देखो पूरा आया नहीं चौथा ऑप्शन, बट ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बोला कि इस बुलियन एक्सप्रेशन को कौन सा जो लॉजिक गेट का डायग्राम है एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसको कर सकते हैं हम लोग। एस क्या दिया हुआ, डी मॉर्गन्स याद रखिए आप लोग, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट है प्लस क्यू आर क्यू पी कॉम्प्लीमेंट एंड फुल कॉम्प्लीमेंट। तो आप ये याद रखो कि यू हैव ए प्लस बी, कॉम्प्लीमेंट इज A complement B complement, and AB complement is A complement plus B complement। ये याद रखिए आप, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे
तो you can call it A and you can call it B. तो A plus B complement is A complement B complement, means P plus, ये हमने A माना तो A complement into B complement. This is your B complement. And you know this also, A complement is A. So this will be P plus QR, and on this side we have Q bar, ऐसे लिखा जाएगा ना, ठीक। अब ये क्या बन जाएगा, this and QR. If Q is 1, Q bar is 0. If Q is 0, Q bar is 1. So this will be 0 only, and PP is P only. It's PQ bar. It's PQ bar, right? It's PQ bar. So I think this is Q, this is Q bar, and this is PQ bar. So B is the correct answer. B is the correct answer. ठीक है, ये सिंप्लीफाई होकर ऐसे बन जाएगा, यहाँ से ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ तक पहुँच गया ना। आप इसका लॉजिक गेट तो ये दिख रहा है हमको, ये नॉट गेट है, Q से Q बार हो गया, P और Q बार का एंड करेंगे तो P Q बार मिलेगा आपको, ठीक है। इससे आ जाएगा आपका, क्या आ गया ये देखिए 22nd क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। A conducting wire is in the shape of regular hexagon which is inscribed inside an imaginary circle of radius r as shown. A current I flows through the wire. The magnitude of magnetic field at the center of the circle is. देखो उसमें क्या यूज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड टू फाइनाइट कंडक्टर का एक्सप्रेशन यूज करना है आपको। ये आपका अगर आई करंट फ्लो कर रहा है एंड यू वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द कंडक्टर, एंड सपोज द एंड ऑफ द कंडक्टर is specified by these angles, then magnetic field at point P is simply given by mu naught I upon 4 pi d sin alpha plus sin beta। ये एक्सप्रेशन याद रखो, ठीक है, और उसी का यहां यूज कर लो आप। सभी साइड के वजह से फील्ड तो इनवर्ड ही होगा, थंब रूल लगा लेंगे, इनवर्ड होगा तो एक साइड का वजह से निकाल लिया जाए, एक साइड का वजह से निकाल लिया जाए, काम बन जाएगा हम लोग का। ये आपका D हो गया, और ये हेक्सागोन है तो 60 डिग्री होगा तो बट जाएगा तो 30-30 हो जाएगा, तो अल्फा बीटा तो 30-30 हो गया, ठीक है ना। और ये साइड का जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा मिल गया हम लोग को, D मिल गया, ठीक है। और ये आपका रेडियस R है, सो D विल बी व्हाट, D विल बी R cos 30। सो मैग्नेटिक फील्ड टू वन साइड, एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, इस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, एंड डी इज व्हाट, R cos 30, and sin alpha plus sin beta means sin 30 sin 30। so this is mu naught I upon, and sin 30 by cos 30 is tan 30. So that will give us what, mu naught I 2 pi r root 3, ठीक है ना। इसमें 6 साइड है तो 6 से गुना कर दोगे तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, 6 से इसलिए गुना करेंगे सारे साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। So magnetic field at the center C is going to be sum of the magnetic field to each of this side, and each of this side are all same, मतलब it's regular hexagon, so everything is same। तो क्या हो जाएगा, 3√3 mu naught I upon pi। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई,
एक गलती हो गया भाई, tan 30 इज नॉट √3, इज 1/√3। ये आ जाएगा 3 μ0I upon √3 pi r. So it will give you √3 μ0I upon pi r. ये आ जाएगा। C would be the correct answer. C would be the correct answer. समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये tan 30 का गलत लिख दिया था, tan 60 √3 होता है, tan 30 तो 1/√3 होता है, ठीक है, tan 30 1/√3 होता है। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोल रहा है, पढ़िए इसको। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़िए, है ना, मतलब तभी सही रहेगा। तो 23 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑब्जर्वर इज लोकेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्न टेबल विच रोटेट्स अबाउट वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 2 radian/second, ठीक। A mass of 10 gram is sliding without friction on the turntable. At the instant when mass is at a distance of 8 cm from the axis, it is observed to move towards center with a speed of 6 cm/second. ठीक है। The net force on the mass as seen by the observer at this instant is, एक टर्न टेबल दिया हुआ है आपको एक टर्न टेबल है, ये टर्न टेबल है, ठीक है। और टर्न टेबल जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है एंड द ओमेगा इज 2 radian/second, ठीक, इज 2 radian/second, and when it is at a distance of 8 cm from the axis, जब ये r = 8 cm पे है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो बॉडी है, जो आपका पार्टिकल है, वो पार्टिकल जो है 6 cm/second से टुवर्ड्स द सेंटर मूव कर रहा है। इस मूविंग विथ 6 cm/second. An observer is located in the horizontal circular turntable which rotates about vertical axis omega = 2 radian/second. A mass of 10 gram, मास जो दिया हुआ 10 ग्राम का दिया हुआ है, 10 ग्राम, ठीक, बढ़िया। अब क्या करें, क्या निकालना है तुमको, नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना। तो बेसिकली ये आप यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम में है, यू आर इन ए यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, so you have two forces acting, one is centrifugal force and the other is Coriolis force. Coriolis force is given by this and centrifugal force is given by this, omega cross ठीक, this is called F Coriolis and this is F centrifugal, ठीक है। तो पहले F Coriolis का अगर बात कर ले, F Coriolis क्या है, अब देखो ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, कैसे ओमेगा डायरेक्शन निकालते हो आप, राइट हैंड के फिंगर्स को सेंस ऑफ रोटेशन, रोटेशन के अलांग कर्ल कर लोगे, थंब जो है ओमेगा का डायरेक्शन देगा। तो ओमेगा का डायरेक्शन ये है, अगर यहां पे निकाले तो ओमेगा का डायरेक्शन ये है, वी का डायरेक्शन ये है, तो ओमेगा क्रॉस वी क्या होगा, आपके तरफ, हम लोग की तरफ, ओमेगा क्रॉस वी विल बी टुवर्ड्स अस एंड माइनस साइन, सो इट विल बी इनवर्ड, ओमेगा क्रॉस वी विल बी इनवर्ड। अगर हम लोग ऐसे कर ले एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां रख दे हम लोग मास के ऊपर, तो आपका जो ओमेगा क्रॉस वी जो है, ओमेगा क्रॉस वी इज टुवर्ड्स जेड and minus of m omega cross v will be in the negative z direction, it will be in negative z direction, ठीक है। अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग
यहां पे प्लेस कर देता, सो इट वुड बी इक्वल टू, अच्छा ओमेगा और वी जो है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो ओमेगा क्रॉस वी विल बी ओमेगा इनटू वी इनटू sin 90, सो दिस विल बी 2m ओमेगा वी, डायरेक्शन क्या आ रहा है, नेगेटिव z डायरेक्शन, ठीक, वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक। अब देखिए FCFG सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, FCFG फार्मूला क्या है, माइनस m ओमेगा क्रॉस दिस। अब ये निकालेंगे, तो निकालिए जरा, ओमेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, r ये है आपका, r इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन लेते हैं लोग, तो ओमेगा क्रॉस r क्या हो गया, इनवर्ड नेगेटिव z, देखो यहाँ पे ओमेगा क्रॉस r किधर हो गया, नेगेटिव z डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। अब ओमेगा क्रॉस r किधर होगा, ओमेगा क्रॉस r इनवर्ड हो गया, अब ओमेगा क्रॉस r क्या होगा, ओमेगा के डायरेक्शन में फिंगर रखिए और ओमेगा क्रॉस r के साथ कर्ल कीजिए, किधर हो गया, रेडियली इनवर्ड, अब माइनस साइन है तो रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा, समझ में आ रहा बात। फिर से देखिए, ओमेगा क्रॉस r इनवर्ड, अब ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा को ओमेगा क्रॉस r की तरफ कर्ल करो, ओमेगा की तरफ फिंगर रखो, ओमेगा क्रॉस r की तरफ कर्ल करो, थंब किधर जा रहा है, रेडियली इनवर्ड, अब माइनस साइन है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर आ जाएगा, रेडियली आउटवर्ड, मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहां का प्लेस करते हैं, इट विल बी इन x डायरेक्शन, सो दिस वुड बी, अब ओमेगा और r जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, और ओमेगा क्रॉस r भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सो दिस वुड बी m ओमेगा स्क्वायर r रेडियली आउटवर्ड, तो ये x के डायरेक्शन हो गया ना उस पॉइंट पे, अगर निकालते हैं तो, ठीक है। अब कोरियोलिस फोर्स नेगेटिव z डायरेक्शन में है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को ना यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, तब उस केस में हम सारा डायरेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो एक आपका x डायरेक्शन में है, एक z डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों का वेक्टर सम, सो यार नेट फोर्स वुड बी व्हाट, F नेट विल बी, चूंकि F कोरियोलिस और F सेंट्रीफ्यूगल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सो इट वुड बी दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, निकाल लो, वैल्यू आप पुट करो जरा, ठीक है, ये वैल्यू पुट करोगे, F कोरियोलिस का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा जी, 2m ओमेगा क्रॉस वी, 2m ओमेगा वी, ठीक है, इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू आ जाएगा, मास कितना है, सबको उसमें कन्वर्ट कर दो न्यूटन में, चूंकि आंसर पूछा है तुमसे, तो कितना ग्राम था, 10 ग्राम, 0.01 kg, ओमेगा इज 2 रेडियन पर सेकेंड, वेलोसिटी इज हम 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.06, कितना आ रहा है देखो, 6 दूनी 12 दूनी 24, और दशमलव के बाद 4 अंक, ऐसे इतना न्यूटन हो गया, ठीक। FCFG मास तो आपका हो गया 0.01, ओमेगा स्क्वायर 4 हो गया, और डिस्टेंस क्या है 8 सेंटीमीटर, 0.08, सो 8 चौका 32, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 24 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर, ये वैल्यू निकालना है, कैलकुलेटर तो लाए नहीं है हम, मोबाइल लाए हैं क्या, मोबाइल नहीं लाया है, मोबाइल नहीं लाए हैं तो कैसे होगा, 8 को कॉमन लेते हैं, 8 3 24, 8 चौका 32 होता है, 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 5 हो जाएगा, 8 25 40, मतलब 40.004 न्यूटन, सी आंसर का, ठीक है। बहुत आवश्यक होगा कैलकुलेटर लेके आएंगे मोबाइल, ठीक है, भूल गया, ठीक, ओके। 10 क्वेश्चन का स्लॉट में करते हैं हम सवाल, ठीक है, फिर हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, फिर करते हैं।
मतलब क्लास लेते तो पूरा एक ही बार करवा देते। 24वां का आंसर जो है ना पेपर में गलत दे रखा है, वो गलत है भी एक्चुअली, इसका कोई आंसर होगा नहीं। इसका ना जैसे डायरेक्शंस जो है ना वो कोई ऐसा प्लेन नहीं होगा जो इस इन तीनों डायरेक्शन को कंटेन करेगा, तो नन ऑफ द एबव आंसर है। 100 का डायरेक्शन ये हो जाएगा आपका, और 011 का डायरेक्शन हो जाएगा YZ प्लेन में, और 111 का डायरेक्शन मतलब सॉलिड डायगोनल के टर्म्स होगा। इसमें से कोई भी प्लेन जो है ना कंटेन नहीं करेगा, तो नन ऑफ द NTA था, मार्क MTA मास टू ऑल, ठीक है। तो कोई भी प्लेन कंटेन नहीं करेगा इन तीनों डायरेक्शन को, तो ये तो गलत दिया था, ऑप्शन नहीं था इसमें। 25वां देखिए, 25वां करते हैं, इसमें ठीक क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन है क्या, देखिए 25 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7 uniform disks, each of mass and radius are inscribed inside a regular hexagon as shown. Moment of inertia of this system of 7 disks about axis passing to the central disk and perpendicular to the plane of disk is, इस एक्सिस के बाद पूछ रहा है, इस एक्सिस के बाद पूछ रहा है, ठीक। ये आपका एक्सिस है, सॉरी, इस एक्सिस को पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर डिस्क का नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th डिस्क की वजह से तो ये आ जाएगा आंसर 1/2 mr², क्योंकि वो 7 डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है। लेकिन अगर 1 2 3 4 5 6 के अबाउट देखें, 1 2 मतलब इस डिस्क का इस सेंटर के अबाउट देखें, मतलब ये डिस्क है 1 2 3 4 5 6 सब तो आइडेंटिकली लोकेटेड है, तो डिस्क नंबर 1 का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल लीजिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, इफ यू हैव ए बॉडी लाइक दिस and you want to find moment of inertia about any axis, say I, what you need to do is you just find the moment of inertia about a parallel axis passing through center of mass, and suppose you know ICM, right, and in that case this I is nothing but ICM plus MD square, where D is the distance between two parallel axes। मतलब आपको अगर इस एक्सिस के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आप एक काम करो, you just find out moment of inertia of the same solid about a parallel axis passing to center of mass। मतलब एक ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो और जिस गिवन एक्सिस के ऊपर निकालना उसके पैरेलल हो। अगर आपको ICM पता है तो यू विल बी एबल टू नो I ऑल्सो। यहाँ पे भी वैसा ही है, हम लोग इस एक्सिस का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, तो इस एक्सिस को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास ये है इस डिस्क का, डिस्क नंबर 1 का, तो I1 निकालना है डिस्क का, डिस्क नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इसके अबाउट निकालना है। So I know the moment of inertia about the parallel axis, ठीक है, passing to center of mass, and that is how much 1/2 mr²। तो इस एक्सिस को निकालना है तो क्या होगा, ये D कितना आ जाएगा, D is 2r। So according to parallel axis this is going to be this, क्या आ जाएगा बताओ, 0.5 mr² plus 4 mr², so it becomes 4.5 mr², ठीक। and I1 I2 I3 I4 I5 I6 is same about the axis passing through center of mass, so net moment of inertia is how much, इसकी वजह से 6 की वजह से प्लस I7, तो 6 times I1 प्लस I7, so 6 times I1 would be what, 4 छक 24 और 3 27, 27 mr², सॉरी, और I7 0.5 mr² हो गया, तो 27.5 हो जाएगा, 27 दूनी 54 एक 55/2, 55/2 mr²। D would be the correct answer, D would be the correct answer। क्लियर है, क्लियर है। We are using parallel axis theorem, we are using parallel axis theorem, nothing else। ये देखो 26वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ए न्यूक्लियस हैज साइज ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। कंसिडर इलेक्ट्रॉन बाउंड विद इन न्यूक्लियस, द एस्टिमेटेड एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर पूछ रहा है तो ज़्यादा कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। अगर इनसाइड न्यूक्लियस है तो यू कैन यूज योर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी एंड यू कैन से दिस इज इक्वल टू एच, राइट। So H is in the range of 10⁻⁻34. So if I say P is going to be in the range of delta P, and delta P is what? H by delta R. So if you are inside nucleus, your position will be uncertain by this amount. Uncertain by the amount which is equal to the radius of the nucleus, approximate radius. So this will be how much? 10 to the power 15 दूनी 30, 19, इतना आ जाएगा। दिस इज पी, दिस इज पी। और इनर्जी पूछा है तो इनर्जी का क्या हो जाएगा बताओ? इनर्जी इज गोइंग टू बी हाउ मच? m0² c4 plus p² c². So this will be m0² c4 is 0.51 MEV का होल स्क्वायर। और अगर PC का वैल्यू MEVs में निकालें हम लोग, if I find PC in terms of MEVs, 10⁻⁻19 हो गया, C हो गया 10⁻8, और MEVs में निकालना है तो it would be this kind of thing, 13, है ना। So it would be 3/1.6 13/21 square. So it would be somewhat approximately equal to 2 into 10 to the power square 2 is MEVs. So 200 MEV. So 200 का स्क्वायर हो जाएगा। So approximately this will be what? 200 MEVs. Or you can say the range is ऑर्डर तो यही हो जाएगा ना, ऑर्डर भी 10⁻²। ऑर्डर पूछा है, मतलब ऑर्डर मतलब ये वाला पार्ट, ऑर्डर मतलब जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट होता है वो 10⁻² MEVs, यही रेंज होगा, यही रेंज आ जाएगा। ऑर्डर में एग्जैक्ट कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, ऑर्डर में एग्जैक्ट कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, इस पार्ट का कोई मीनिंग नहीं है, इसको 1 से 10 के बीच में रखिए बस, है ना। और ये ऑर्डर दे देगा, ऑर्डर इज गिवन बाय दिस। I hope it is clear to you. Don't use this one. ये यूज तभी होता है जब ये वैल्यू रेस्ट मास एनर्जी से बहुत छोटा होता है, रेस्ट मास एनर्जी के आसपास रहेगा तो आप ये यूज करेंगे, ठीक है। पीसी का वैल्यू देखिए कितना हाई है, ठीक है। तो रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे आपको। 27 नंबर देखो, 27 नंबर एक जगह और करवा रखे हैं, थोड़ा सा उसमें एरर हो रखा है, ठीक है। उसमें -4π आंसर लाए थे, क्योंकि वो आंसर कुछ हो, उसमें एक चीज़ मिस कर दिए थे हम, बट यहाँ पे कर देते हैं सही से। तो क्या बोल रहा है 27 नंबर क्वेश्चन? 27 नंबर बोल रहा है कंसीडर वेक्टर फील्ड F इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जेड क्यू जे कैप प्लस माइनस एक्स जेड वाई के कैप। लेट सी बी द सर्किल x² प्लस y² इक्वल टू 4 ऑन द प्लेन z इक्वल टू 2, हाइट पे है, ठीक है। एंड ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज, ड्रॉ करते हैं। दिस इज x y z और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है। और ये z इक्वल टू 2 हाइट पे, ठीक। सो इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, आई कैन से x इज रेडियस क्या, 2 cos थीटा, y is 2 sin theta, and z is 2. So if I talk about dx, dx is minus 2 sin theta d theta, dy is 2 cos theta d theta, and dz is 0. अब f dot dr करोगे तो क्या आएगा जी? f dot dr is yi cap, मतलब
चलो शुरू से कर देते हैं। डॉट so this is y dx so dz is 0। अब वैल्यू सब पुट कर दो इसमें जो निकाल रहे हो तुम। y क्या आ रहा है 2 sin थीटा एंड dx इज माइनस 2 sin थीटा डी थीटा। z को 2 पुट कर दीजिए, 2 पुट करें तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू एक्स, एक्स इज 2 cos थीटा and dy is 2 cos थीटा डी थीटा। ठीक, ये तो 0 हो जाएगा ना, z dz इज 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। सो क्या आ रहा है देखो, ये आ रहा है एफ डॉट डी आर आ रहा है -4 साइन स्क्वायर थीटा आर प्लस 8 का 32। यही एरर कर दिए हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ भी रहे थे तो देख लीजिएगा। ये ना हम एक्चुअली उस वीडियो जो टॉपिक वाइज वीडियो बना रखे हैं ना, उसमें हम z इक्वल टू 0 बाई मिस्टेक ले लिए हैं, z इक्वल टू 2 है एक्चुअली। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम 0 कर दिए थे, तो इसलिए मेरा आंसर ना गलत आ गया था उसमें। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ भी रहे थे तो हम सोचे चलो करवाएंगे तो रेफर कर देंगे। तो 8 दूनी 16 दूनी 32 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब लाइन इंटीग्रल जो आई है दैट इज एफ डॉट डी आर ओवर द होल सर्किल। सो दिस विल बी -4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 32 cos स्क्वायर थीटा। अब पूरा सर्किल के ऊपर इंटीग्रेट करना है तो 0 to 2 पाई हो जाएगा। और एक चीज और समझिए, ये सब याद भी रखो आप, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू पाई। फेमस इंटीग्रल है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -4 पाई अब 32 पाई, 28 पाई आंसर। दिस वुड बी करेक्ट आंसर। एक चीज और याद रखो, बीटा एंड गामा फंक्शन में ये सब फार्मूला यूजफुल रहता है। मतलब साइन पी थीटा cos q theta d theta is a gamma function like this. So you remember this also. This is also very famous, right? In fact, इसको यूज करके निकल सकता है। ठीक है, ओके गुड, आगे चलें। 28वां क्वेश्चन देखिए, 28th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द इक्वेशन dy by dx equal to y square by x with the boundary condition of y1 equal to 1. Out of the following, the range of x in which y is real and finite. पहले तो y निकाल लो, पहले तो y का वैल्यू निकाल लो आप। ये क्या आ रहा है? dy by dx equals to y square by x. So this is dy by y square dx by x. So this is -1 by y and log x plus c. Yeah, and you know y1 is 1. So if I put x equal to 1, I get y equal to 1. X equal to 1, log x becomes 0. C is -1. C is -1. So this will be -1 by y log x -1. Or you can say y is 1 upon log x. ये infinite कब हो रहा है? This is getting infinite when this become denominator is 0. And that means I can say x is e, and e the value is 2.71 approximately. तो x equal to e का वैल्यू पे 2.71 पे y is getting infinity.
at x equal to E, y is blowing up. And I don't want my function to blow up. So, किस range में x होना चाहिए ताकि y remains finite? So that range should exclude this value. That range should exclude this value. Means x has to be more than this E. And approximately E value is 2.71. So if x is more than 3, of course it is more than E. So I think this is the correct one. इसमें तो E lie करेगा. इसमें भी इसमें माइनस तो होगा नहीं ना. log of negative is not defined. इसमें भी E lie करेगा. ये आंसर हो जाएगा. D is correct answer. If x is more than 3, of course x will be more than E. So in this range, this value will not lie. So y will remain finite. Y जो है finite रहेगा. ठीक? Okay? MCQ खत्म करने जा रहे हैं हम लोग. ये देखो. फूरियर सीरीज पे एक क्वेश्चन हमेशा देखो आता है. एक क्वेश्चन हमेशा फूरियर सीरीज पे पूछेगा ये लोग. ठीक है. The Fourier series for arbitrary periodic function of period 2L is given by this. Okay. For the particular periodic function shown in this figure, A naught is okay. A naught निकालना है. तो if I can do one thing. I don't remember any formula, but I can do one thing. If fx I integrate on both sides from 0 to 2L. And so these periodic function when integrated over the whole period is going to be 0. Why? Because half of the graph is above x-axis, half of the graph is below x-axis. So if I sum the area, definite integral is nothing but area under the curve. We have something like this. Say this is sine x. If I integrate this sine x dx over one time period, what do you have? This is above, this is below. So if I add these areas, they are going to be 0. Same is true for cos x. Half of this area is above, half of the area is below in one time period. So their integral over one time period is going to be 0 always. So this is going to be 0 because we are integrating over one time period. So this is 0, this is also 0. Right? Time period कैसे निकलता है देखिए. Sin x का time period जो होता है ना 2 pi by a होता है. Time period of this. So sin n pi x by l का time period क्या हो जाएगा? This is a kind of thing. A. So time period is 2 pi by n pi l. है ना? So it is 2l by n. And n is integer, so the least value of time. So it is 2l. 2l is the time period. For any n, 2l is going to be the time period. Because 2l is a multiple of all 2l by n. Okay. So this is 0. So what I get? Formula. I get the formula. This is a naught by 2l. Or this is a naught by l. So a naught is simply 1 upon l 0 to 2l fx dx. Right? So let me use it over here. इसको यूज करते हैं यहाँ पे. यहाँ पे फंक्शन जो दिया हुआ उसका टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड इज 2 over here. So this 2 is going to be 2l. So that means l is 1. Right? L is 1. So a naught is going to be what? 1 upon l. So l is 1 over here. Integral. Sorry. 1 upon l. So l is 1 because this time period is 2 and 2 has to be equated to 2l because I have got this formula assuming it time period is 2l. Right. So here time period is 2 because it's repeated after this interval. X equal to 2 time it is repeated. यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, फिर आगे भी ऐसा repeat हो रहा है.
तो टाइम पीरियड यहाँ 2 है, तो 2 को 2L से इक्वेट कर दिया, बिकॉज हमने यहाँ पे टाइम पीरियड 2L लिया था, उस फार्मूला का यूज़ करने के लिए हम लोग 2 से इक्वेट कर रहे हैं, एंड 2L इज 2 हियर एंड fx dx. So this is what? This is in fact this area. So this is 1 into half into 2 into height is 1, so it's 1. So A naught is going to be 1. So very simple. You don't have to find out the graph कि इसका मतलब इक्वेशन निकालो, एक इस लाइन के इक्वेशन फिर इस लाइन के इक्वेशन निकालो फिर इंटीग्रेट करो, नॉट नीडेड. एरिया अंडर द ग्राफ, डिफरेंट इंटीग्रल fx ds इज एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम A to B. ठीक है, आपको लगता है हम ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे ना? मेरा ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये नहीं है कि हम सवाल खाली करवा के निकल जाएं, ऑब्जेक्टिव ये है कि इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा लास्ट टाइम, है ना? बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं इस टाइप से. फेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बताओ? फेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ आपको, उसका फेज निकालना है. तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन लाइक दिस. So I want this theta in a way. 1 plus iota minus 1. So it's minus 1 plus iota. If I put it in Argand plane, where this is lying, minus 1i, minus 1i, minus 1i, positive side, minus 1i. Okay. So this is going to be your phase. This phase is how much? 45 degree. So this is 135 degree. So you have to measure it from here, 135. So phase is this. This is phase. Okay. This is phase. I can write it as root 2 e to the power I 3 pi by 4. Are you getting a point? ठीक है? I want phase. I want theta. Argument. ठीक है? So MCQ is over. Good. So we'll do MSQ. Right? 10 क्वेश्चन MSQ का है 31 से 40. इसमें तो 1 से ही कर दिया है, कोई नहीं. ठीक है? So next 10 क्वेश्चन we'll do MSQ. ओके, और हम लोग सेक्शन बी करते हैं. MSQ है, इसमें मोर देन 1 करेक्ट रहेगा, मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो चारों भी सही हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 1 भी सही हो सकता है. ठीक है, और सारा सही वाला आंसर जब मार्क करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा. ठीक है, सो लेट्स डू दिस सेक्शन बी MSQ. ये देखो सवाल, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब एक से अधिक आंसर हो सकता है इसमें. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, व्हिच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, दे हैव गिवन यू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 cos प्लस kx. क्या पूछ रहा है तुमसे? वेवलेंथ ऑफ वेव इन मीटर इज, देखो ये आपका एम्पलीट्यूड होता है विच इज मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज, और ये फेज होता है. अब इस फेज को आप जो है इससे कंपेयर करो, कंपेयर दिस फेज विद दिस. ठीक है, तो you have k dot r, ये स्टैंडर्ड फेज का एक्सप्रेशन है, अगर kx प्लस, तो इससे अगर कंपेयर करेंगे तो एक्चुअली तो बहुत क्लियर है कि ओमेगा इज 10 to the power 8 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा इज 10 to the power 8. ठीक है, और दूसरा एक चीज समझ में आ रहा है कि जो आपका k डॉट r है that is kx, that means your wave vector is going to be this, है ना, because k cap dot r will be x, k cap, sorry not k cap, I cap, because I cap dot r will be x. ठीक है, तो प्रोपगेशन जो है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो x डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन में है. इनफैक्ट हम लोग जो स्टैंडर्ड होता है ना वो kx माइनस ओमेगा टी होता है. ठीक है, चलो ओमेगा टी लिख दो, मतलब
जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है के, देखो के एक्स इन जनरल समझो आप, अगर फेज के एक्स माइनस ओमेगा टी है दैट मीन्स वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अगर वेव के एक्स प्लस ओमेगा टी है दैट मीन्स वेव इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपका माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी है that means wave is traveling in negative x direction, and here minus x plus omega t, then that means wave is traveling in positive x direction. बहुत easy है निकालना। Actually wave velocity क्या होता है, इसको phase velocity बोलते हैं। Phase velocity is basically the velocity with which the phase the velocity with which the wavefront moves. Phase velocity is the velocity with which the wavefront moves. A wavefront क्या है? Wavefront is basically the locus of all those points in space where the phase is same. Locus of all those points whose phases are same. So if I ask you this is the phase, then the equation of wavefront would be locus of all those points which are in same phase. So equation of wavefront would be फेज वेलोसिटी क्या होता है, द वेलोसिटी विद व्हिच वेव फ्रंट्स आर मूविंग। जैसे पॉइंट सोर्स होगा योर स्फेरिकल वेव फ्रंट, इफ योर लाइन सोर्स यू हैव सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, एंड योर प्लेन सोर्स यू हैव प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट का जो इक्वेशन होगा इट इज गोइंग टू बी दिस इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड इफ आई वांट टू फाइंड द वेलोसिटी विच वेव फ्रंट इज मूविंग, सो इफ यू टेक डेरिवेटिव, so dx by dt is omega by k. So this is the phase velocity, right? This is the phase velocity. तो यही अगर प्लस ओमेगा टी हो जाएगा तो माइनस ओमेगा बाई के आ जाएगा, ठीक है। दैट वुड बी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो अगर फेज के एक्स माइनस ओमेगा टी है, सो वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। फेज इज के एक्स प्लस ओमेगा टी, वेव इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सो हियर यू हैव व्हाट, के एक्स प्लस ओमेगा टी, सो वेव इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो हो जाएगा, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है दैट इज माइनस आई कैप, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। एंड ओमेगा क्या आ रहा है, ओमेगा इज सिंपली 10 to the power 8 रेडियन पर सेकेंड, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज माइनस आई कैप। चलो ठीक है, क्या निकालना पहले ये देखो। वेवलेंथ बोला है 6 पाई होगा, चेक करते हैं। ओमेगा पता है, और EMF इन फ्री स्पेस मूव्स विद वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट c, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर हम लोग को वो निकालना है, क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, तो v क्या होता है, इट इज ओमेगा बाई k बेसिकली। सो k इज इन अ वे यू कैन से इट इज ओमेगा बाई c, एंड k itself is what, is 2 pi by lambda, and omega by c is what, omega is 10 to the power 8 and c is 3 into 10 to the power 8. So you have this will cancel out, so lambda is 6 pi. तो ये तो सही है, a part is correct, a part is correct. अब क्या हो रहा है, corresponding magnetic field is directed towards positive x direction. देखो एक चीज समझो, n क्रॉस e is, ये मैक्सवेल इक्वेशन से आता है, n क्रॉस e is equal to c mu naught h, यानी h lies in direction of n cross e, c lies in direction of n cross e, so n cap is what, अगर ऐसे ड्रॉ कर दे हम लोग, if I draw it like this, this is x, y and z, तो n cap किधर है, n cap lies in negative x direction, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, y के डायरेक्शन। So n cross e will be what, n cross e will be in negative z direction, n cross e will be in negative z direction, n cap जो है negative x में है, e ऊपर है, तो n cross e will be in negative z direction, so magnetic field is directed along negative z direction, यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। So h is directed in negative z direction, because n cross e goes in negative z direction, n के डायरेक्शन में फिंगर्स रखिए, e की तरफ कर्ल कीजिए, हम आपको h का डायरेक्शन देगा। और e क्रॉस h, पॉइंटिंग वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन, नो pointing vector is e cross h, in EM wave in free space the pointing vector is
traveling in the direction of propagation. So direction of propagation in negative x direction. So pointing vector is also in negative x direction. ये गलत है. Wave is linearly polarized. Yes, electric field. All the electric field associated with all the wave, they are all lying in one direction. They are all lying in y direction, positive y direction. So wave is of course plane polarized or linearly polarized, whatever you say. So A and D is correct. A और D जो है सही है. A and D is correct answer. ठीक. क्वेश्चन इस तरह का आता है, मतलब आपको E दिया हुआ है, H निकालने आ गया, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है लोग. 1 हो गया. 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड क्वेश्चन, मतलब 32वां क्वेश्चन है. In an ideal op-amp circuit shown in figure, R1 is 3 kilo ohm, R2 is 1 kilo ohm, Vi is 0.5 sin omega t. Which of the following statement is true? अच्छा ठीक है, नीचे वाला ऑप्शन सब कहाँ? चलो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं. ठीक है, Vi दे रखा है आपको, तो छोटा करते हैं इसको, क्वेश्चन को. ऑप्शन नहीं दिख रहा. हाँ अब दिख रहा. ये देखो, Vi आपको दिया हुआ है. Vi is how much? Vi is 0.5 sin omega t. R1 is 3, R2 is 1. So if you use ground, virtual ground, the concept of virtual ground, the potential here is also Vi. Right. So if suppose Vi is positive, the current will be in this direction. Suppose I am applying Kirchhoff's law at the instant where Vi is positive. Vi will oscillate from minus 0.5 to plus 0.5. So assuming Vi at the instant when I am applying this whole thing, suppose Vi is positive, so current I will be what? Vi upon R2, right? And the same current would be flowing in this, because यहाँ से तो current negligibly small रहेगा. ठीक है, so same current would be flowing in this. So V out is what? V out is potential at P plus IR1, or you can say Vp is what? Vp is Vi, and I is Vi by R2 into R1. So you can say this is 1 plus okay. So current through R1 is equal to current through R2, correct? Potential at P is Vi, it's Vi. V naught into R2 by R1, no. This is incorrect. Amplitude of V naught is 2 volt. Value put कर लो एक बार जरा. R1 is what? R1 is 3, R2 is 1. So it is 4 Vi. So this is also incorrect. Output voltage in phase with Vi, yes. जो इसका फेज होगा, इसका फेज होगा, ये तो पॉजिटिव है, तो ये सही हो जाएगा. A and D is correct. A and D is correct. Potential at P point is same as Vi. Right, it is same as Vi. Yeah. तो गलत है. Amplitude of V naught is 2. नहीं, इसको गलत है. 4 इंटू, अच्छा हाँ एक चीज चेक करो, रुको. 4 Vi क्या आ जाएगा जी? 4 Vi तो हो जाएगा 2 sin omega t. हाँ ठीक तो बोल रहा है, ये सही है. C सही है. ACD is correct आंसर. चेक करते हैं. ACD is correct. ACD is correct. ठीक ही होगा. पिछला भी आंसर थोड़ा चेक कर लिया जाए सारा ना, आंसर चेक करते जाए, फिर बाद में वीडियो में ना एडिट करना पड़ जाता है कई बार. हाँ, ACD is correct. Okay. And the last question we did was पता नहीं, ढूंढना पड़ रहा है. AD ठीक होगा. ठीक है, ये सही है. हमने देखा नहीं था एक्चुअली, हमको लगा 2 Vi लिखा है. नहीं, ठीक है. ACD is correct answer.
ACD is correct answer. Okay. ये देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. A particle of mass m is moving in xy plane at any given time t. Its position vector is given by this. Okay, ये position vector है where a, b, omega are constant and a is not equal to b. Clear कर दिया. Good. Orbit of particle is ellipse. See, r vector is xi cap plus yj cap. So this is your x and this is your y. So it is ellipse. X is a cos omega t and y is b sin omega t, and a is not equal to b, so that means x by a ka whole square plus y by b ka whole square will be equal to what? It will be equal to 1. So it is ellipse, correct. Speed of particle, let's find out. Velocity is what? dr by dt, and this will be what? Minus a omega sin omega t I cap right. So speed is what? Speed is the magnitude of velocity, so that is omega a square sin square omega t plus b square cos square omega t. अब चूंकि a और b कांस्टेंट नहीं है तो ये टाइम वेयरिंग रहेगा, है ना. सॉरी, a and b are not equal, so this speed will be time varying. अगर a equal to b होता ना, then the speed could have been constant. अगर a equal to b होता तो speed could have been constant. So this is incorrect since a is not equal to b. At any given time t, the particle experiences force towards origin. Yes, yes, yes. See, force is what? Mass into acceleration, and acceleration is what? dv by dt. So if I do this dv by dt, it will be minus r vector, omega square r vector. इसको dv by dt कर लो, देखो क्या आ जाएगा. This will be minus a omega square cos omega t, and here we have minus b omega square sin omega t. This is I cap, this is j cap. So this is nothing but minus m omega square. So it's towards origin, it's radially inward. Minus r vector है, it's radially inward. At any time t, the particle is forced towards origin, radially inward direction. So A is correct, C is correct. एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है तुमसे, एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा, r क्रॉस p कर लो, r क्रॉस mv. So this will be what? M I cap, j cap, k cap, and I cap is what? A cos omega t, sorry, r is a cos omega t, b sin omega t, 0, and velocity is minus a omega sin omega t and b omega cos omega t. So this will be what? M a b omega cos square omega t, and this will be plus a b omega sin square omega t. So it's going to be a b omega k cap. Yes. Yes. D is correct. So ACD is correct. ACD is correct. ACD सही होगा. ठीक है? Are you getting a point? फास्ट तो नहीं है ना हम लोग. ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. A rod is hanging vertically from the pivot. A particle traveling in a horizontal direction collide with the rod as shown in figure. For the rod particle system, consider
linear momentum and angular momentum about the pivot, which are following is not true. देखो पहली बार देखो, अगर लीनियर मोमेंटम का बात करें तो लीनियर मोमेंटम अबाउट द पीरियड का कोई मीनिंग नहीं है. लीनियर मोमेंटम इज नॉट अबाउट एनीथिंग. लीनियर मोमेंटम इज एब्सोल्यूट, डजंट डिपेंड ऑन एनी पॉइंट. एंगुलर मोमेंटम डज डिपेंड ऑन द पॉइंट. एंगुलर मोमेंटम अबाउट पीरियड का मतलब समझ में आता है, पीरियड के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना हमको. ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम तो रॉड प्लस पार्टिकल का कंजर्व नहीं होगा किसी भी केस में. क्यों? क्योंकि इफ यू टेक रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम, देयर इज अ पीरियड विच इज कॉन्स्टेंटली अप्लाइंग ए फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स. अगर एक्स डायरेक्शन में बात करें ना हम लोग सेफ, तो यू हैव ए पिवट विच इज अप्लाइंग अ फोर्स एंड दैट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स है. सो लीनियर मोमेंटम नॉट कंजर्व. P is not conserved for what? For rod plus particle system. For rod plus particle system, linear momentum is not conserved. About angular momentum, if I take the angular momentum about pivot, so the force applied by pivot will not create any torque about the pivot. जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है उसका कोई टॉर्क नहीं जनरेट होगा पिवट के अबाउट. सिंस there is no torque generated about the pivot, there is no torque generated about the pivot, the angular momentum will be conserved. Linear momentum won't be conserved, but angular, क्योंकि टॉर्क नहीं है, there is no external torque about the pivot. पिवट के अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, जो भी फोर्स है सब पिवट पे ही लग रहा है. एंड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पिवट, सो देयर वोंट बी एनी टॉर्क अबाउट द पिवट. ठीक है, क्योंकि आर क्रॉस एफ होता है ना, तो आर तो जीरो हो जाएगा ना. पिवट पे ही जो फोर्सेज लग रहा है, जो पिवट लगा रहा हो, जो एमजी होगा, सब पिवट पे लग रहा है. तो देयर इज नो टॉर्क अबाउट द पिवट. ठीक है, देयर इज नो टॉर्क अबाउट द पिवट. और ऐसे भी जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर का बात कर रहे हैं, तो वी वोंट कंसिडर एमजी इन दिस केस बिकॉज एमजी इज नॉट इम्पल्सिव फोर्स. ठीक है, so if I conserve linear momentum and angular momentum just before and just after collision, I'll have to consider impulsive forces. So impulsive force, whatever is acting, it is acting on the pivot. अब बाकी तो आपस में एक दूसरे पर लगा रहा हो तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा ना रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम के लिए. तो ऑप्शन क्या, बोथ लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, गलत है ये. लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम इज नॉट, बी सही है. लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. Linear momentum is not conserved and angular momentum is conserved. एक ही हो गया ना जी. Linear momentum is conserved, angular momentum is not. Linear momentum is not conserved. Sorry, ये गलत है. ओके, नो नो, बोथ है. सॉरी, ये तो गलत हो गया. क्या पूछा है तुमसे? Which of following is not true? अच्छा, not true पूछा है. तो बोथ है. Linear momentum, angular momentum is conserved, ये not true है. तो ये ऑप्शन सही है, मतलब ये नॉट ट्रू पूछा है. कौन सा नॉट ट्रू है? तो ये नॉट ट्रू है, ये सही नहीं है. लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज नॉट, ये सही है, मतलब ये नॉट ट्रू नहीं, ये ट्रू है. ट्रू है. लीनियर मोमेंटम, सॉरी, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड नहीं, ये भी नॉट ट्रू है, ये भी नॉट ट्रू है. लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज नॉट, ये नॉट ट्रू है. एक्चुअली लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये सही है. लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, तो ये ट्रू है. तो ये नॉट ट्रू पूछा है, तो ये गलत हो जाएगा. नाइदर लीनियर मोमेंटम नॉन एंगुलर मोमेंटम, नहीं, ये भी गलत है, तो ये नॉट ट्रू है. तो नॉट ट्रू वाला थोड़ा ध्यान रखना, जो आंसर नहीं, जो गलत है ना, वही आपका आंसर है. नॉट ट्रू पूछा है, ये देखो, ये बड़ा केयरफुल रहना आप लोग. तो ए बी डी इज करेक्ट आंसर, दे आर नॉट ट्रू, दे आर नॉट ट्रू. लीनियर मोमेंटम इज नॉट का, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ये सही है एक्चुअली, तो ये आंसर नहीं होगा. जो गलत है वो आंसर एक्चुअली इसमें. ठीक है, ओके. सो दिस इज नथिंग टू सॉल्व ओवर हियर. ये मतलब सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था. ठीक है, और नीचे यार, हाँ, ये देखिए क्या बोल रहा. Particle is moving in a two-dimensional well, x is lying between 0 to L and y lying between 0 to 2L. Which are following what the ground state energy E1 and ground state eigenfunction is true. देखो, ये particle in two-dimensional well है, तो for particle in two-dimensional well, the eigen function is given by root 2 by a sine and
right? And nx, ny are the quantum number. Nx by a square. So here your a is L and b is 2L. A is L and b is 2L. So in general, I can write is 2 by L and 2 by 2L. And sine L y by 2L. And E nx and y is, तो b को 2L लिखोगे ना, तो L स्क्वायर का बाहर ले लोगे तो ये आ जाएगा nx स्क्वायर, because b is 2L, तो L b स्क्वायर का होगा तो 4L स्क्वायर होगा, L उसका बाहर ले लिया हमने. अब ग्राउंड स्टेट क्या है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज where nx is 1, ny is 1. ठीक है. So ground state energy is psi 1 1. So if I put nx is 1, ny is 1, this will be what? This will be, ये कट जाएगा √2 by L sin pi x by L and sin pi y by 2L. तो ये तो सही है ग्राउंड स्टेट फंक्शन, ठीक है. ये गलत है, कॉस नहीं होता. ग्राउंड स्टेट एनर्जी अगर पूछे E11, so I put nx is 1, ny is 1, so it says h cross square pi square 2ml square 1 plus 1 by 4, so it will be 5 by 4. Right? So B is correct. So B and C is correct answer. So याद रखिए, ठीक है. B and C is going to be the correct answer. B and C is going to be the correct answer. ठीक है. इजी ही पेपर था ये, मतलब पैटर्न इन लोगों ने चेंज किया था तो पेपर इजी दिया था. अभी तक तो इजी ही दिख रहा है सब. छठा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. बैलेंस पेपर लेकिन हर जगह से क्वेश्चन आया है, ठीक है. छठा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. Consider circuit consisting of AC function generator V naught sin 2 pi nu t. 2 pi nu मतलब ओमेगा, ठीक है. ओमेगा is 2 pi nu. V naught is 5 volt, inductor L is 8 millihenry and R is 5 ohm and capacitor 100 microfarad. Which are following is true if we vary the frequency. The current in the circuit is maximum at this frequency. देखो ये LCR circuit है, so you have the current is maximum when the frequency of supply voltage is equal to the resonant frequency of the circuit. Current in the circuit is maximum when the frequency of the supply voltage is equal to resonant frequency of the circuit. And what is resonant frequency of the circuit? Resonant frequency is omega is this. So if I write F, it will be 1 upon 2 pi. So this is resonant frequency. निकाल लेते हैं. अगर ये इससे मैच कर रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यानी कि 2 pi under root L by under root LC. L कितना है जी? 8 मिली हेनरी. So that is 10 to the power minus 3. And C is 100 microfarad minus 6. So this will be 1 upon 2 pi. और ये 10 to the power minus 4 हो जाएगा. So 10 to the power 7 upon 8. Or you can say yeah. So you have 10 to the power 3 10/8, I guess 5/4 यही आएगा ना. Yeah. So let's do the calculation. Resonant frequency निकाल रहे हैं.
1000/4 √5 भागा 4 भागा पाई गुने 1000 177.9 approximately it is 178. So yes, 178 is the resonant frequency. So current is the current will be maximum at this frequency. Correct है, ठीक है, ये सही है. B क्या हो रहा है? कैपेसिटर रिएक्टेंस इंक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी. कैपेसिटर रिएक्टेंस क्या होता है? So as you increase omega, capacitor reactance falls. So ये तो गलत है तुम्हारा. At resonance, impedance of circuit is equal to resistance. Yes, देखो in general, impedance is R, and you have j omega L here, and 1 by j omega C here. So j square is -1, so I can write. So when omega is under 1 by LC, yeah, this part vanishes. So impedance is resistance equal to resistance of the circuit at resonance. Resonance पे क्या होता है? Omega is under 1 by LC. If you put it that, this will be 0. ठीक है? Omega is 1 by LC. So you have omega L is equal to 1 by omega C. So they become 0. ठीक है? पढ़े होंगे आप लोग ऐसे तो. At resonance, the current in the circuit is out of phase. No, they are in phase. Current क्या होता है? Is VI becomes VI by R. So R is positive always. So the phase of current and phase of voltage will be same. The current will be in phase with the voltage. तो आपका A और C सही है. A and C is correct. Correct ही पूछा ना? A and C are correct. Yes. Okay. Okay. सातवां क्वेश्चन देखो, रिलेटिविटी का क्वेश्चन है. ठीक है, करते हैं इसको. क्या पूछ रहा है? Muons are elementary particle produced in upper atmosphere. They have a lifetime of 2.2 microsecond. Consider muon which are traveling vertically towards the Earth's surface at a speed of 0.998 c. For observer on the Earth, the height of the atmosphere above the surface of the Earth is 10.4 kilometers. Which are following is true. ये बड़ा famous है, मतलब actually this is the natural proof of the existence of time dilation, है ना? Time dilation का जो natural verification वो ये है, time dilation होता है, इस चीज़ को ये observation confirm करता है. ठीक है, हालांकि muon नहीं pion रहता है, बट ठीक है, चलेगा. तो करते हैं इसको. और फेमस है, थोड़ा सा ध्यान भी रखिए, है ना? ये मान लो अर्थ सरफेस है और यहाँ मुओन फॉर्म हो रहा है. ठीक है, अब अर्थ सरफेस का मान लो हाइट जो है ये मान लो L है. ठीक है, अब मुओन जो आ रहा है वो किस वेलोसिटी से आ रहा है? 0. अब मुओन के रेस्ट फ्रेम में, मुओन के रेस्ट फ्रेम में, मुओन के फ्रेम में कोई क्लॉक रखा हुआ है, वो क्लॉक इसका लाइफ टाइम को 2.2 माइक्रोसेकंड मेजर करता है. मुओन ऑफ कोर्स प्रॉपर टाइम है, नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट लोग प्रॉपर टाइम ही मानेंगे. मतलब मुओन के रेस्ट फ्रेम में जो क्लॉक रखा हुआ है वो जो टाइम मेजर कर रहा है लाइफ टाइम, वो है 2.2 माइक्रोसेकंड. बट अगर हम लोग अर्थ पे ऑब्जर्वर अगर ले, तो अर्थ पे ऑब्जर्वर जो होगा उस क्लॉक को जिसने 2.2 माइक्रोसेकंड मेजर किया, उस क्लॉक को इन मोशन पाएगा. ही विल फाइंड दैट क्लॉक टू बी मूविंग विथ 0.998 c. So that means the time interval measured by that clock will be dilated. So for an observer on the earth, the lifetime of muon will get dilated. क्योंकि जिस क्लॉक ने मुओन का जो क्लॉक जिसने 2.2 माइक्रोसेकंड मेजर किया वो मुओन के रेस्ट फ्रेम में, मतलब मुओन के रेस्ट फ्रेम में है, मुओन से जो फ्रेम अटैच्ड है
उस फ्रेम में वो क्लॉक है। अब चूंकि जो अर्थ पे ऑब्जर्वर उसके लिए मूव मूव कर रहा है, तो ऑफकोर्स वो क्लॉक भी मूव कर रहा है, बिकॉज वो क्लॉक मूव के रेस्ट फ्रेम में है, ठीक है। सो इफ द क्लॉक इज मूविंग, द टाइम मेजर्ड बाय दैट क्लॉक विल बी डायलेटेड फॉर द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, इट विल बी 1 माइनस v square by c square. So if I calculate it, it is 2.2 microsecond, and see 1 minus 0. क्या स्पीड है 99, सॉरी का होल स्क्वायर, ये निकाल लें एक बार, जस्ट फाइंड इट आउट हाउ मच इट कम्स। तो लाइफ टाइम जो ऑब्जर्वर देखेगा अर्थ पे, वो उसके लिए वो लाइफ टाइम डायलेट हो जाएगा, मतलब मून विल बी लिविंग फॉर लॉन्गर टाइम फॉर द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, जो टाइम मेजर्ड है वो डायलेट हो जाएगा। तो भागा अंडर रूट ब्रैकेट 1 माइनस 0.998 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद और एक और ब्रैकेट बंद। सो दिस कम्स टू बी 34.8 माइक्रोसेकंड, ठीक है, 34.8 माइक्रोसेकंड। अभी ऑप्शन नहीं देखे हम, यानी अगर इफ द मून ट्रेवल्स विद दिस पे, अच्छा ये एल दिया हुआ है हम लोग को 10.4 किलोमीटर, तो जब तक वो डिके नहीं करता है तब तक तो ये ट्रेवल ही करता रहेगा। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मून बिफोर इट डिकेज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by muon before it decays will be what? S equal to v into the lifetime, चूँकि हम लोग ऑब्जर्वर ले रहे हैं ग्राउंड पे, तो डायलेटेड टाइम से मेजर करेंगे। सो वेलोसिटी इज 0.998 इंटू सी, सी इज 10⁻⁸, और लाइफ टाइम क्या हो गया 34.8। तो ये देखना है कि 10.4 किलोमीटर से के बराबर या उससे बड़ा होता है कि नहीं है। अगर बड़ा होगा या बराबर होगा तो यानी मून अर्थ सरफेस पे रीच कर गया है, ठीक। सो दिस इज गोइंग टू बी 0.998 इंटू 3 इंटू 34.8 इंटू 10⁻²। Let's calculate it. So you have 0.998 into 3 guna 34.8. So you have, it's basically 10.419 kilometer. And the distance it has to travel to come to the earth is 10.4 kilometer. So muon will reach the earth. ये गलत है, muon will never reach the earth, ये गलत है। Apparent thickness of earth atmosphere in muon frame, देखो ये जो डिस्टेंस है जिस स्केल से मेजर किए हो 10.4 किलोमीटर, मुओन के फ्रेम में वो स्केल मोशन में होगा, मतलब ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ के लिए मुओन मोशन में है, मुओन के लिए ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ मोशन में है। तो ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ जिस स्केल से मेजर किया 10.4 किलोमीटर, मुओन के फ्रेम में वो स्केल ऊपर के डायरेक्शन में 0.99 सी 0.998 सी से मूव कर रहा होगा। सो लेंथ मेजर्ड बाय दैट स्केल विल गेट कॉन्ट्रैक्टेड, लेंथ मेजर्ड बाय दैट स्केल विल गेट कॉन्ट्रैक्टेड, सो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ विल बी सिंपली दिस। तो मुओन के फ्रेम में जो एटमॉस्फेयर का हाइट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस स्केल से आपने 10.4 किलोमीटर मेजर किया है वो स्केल इट विल बी इन मोशन, राइट, इन ए फ्रेम अटैच्ड टू मुओन। सो आई वांट टू फाइंड आउट द apparent thickness of atmosphere in muon reference frame, so I have to use this length contraction 10.4 kilometers and 1 minus 0.998 c बटा c का होल स्क्वायर। निकाल लेते हैं इसको, क्या आ रहा है देखो, so you have under root 1 minus 0.998
998 का होल स्क्वायर, ओके, इंटू 10.4. So you have, this is 0.6574 kilometers. Apparent thickness is नहीं, कम है, ये भी गलत है. Light time movement in Earth frame is 34.8. Yes, we have already calculated it. Movement traveling at the speed greater than 0.998, she will reach that, of course. 0.998 पे भी ये 10.419 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो उससे ज़्यादा होगा तो बहुत आराम से ट्रेवल रीच करेगा. So C and D will be correct. C and D will be correct. Yeah, C and D is correct. ठीक है. Okay. ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कार्नोट साइकिल पे है. एज शोन पीवी डायग्राम ए बी एंड सी डी आर टू आइसोथर्म्स T1 and T2 and AC and BD are two reversible adiabats. In this Carnot cycle, which are following is true? देखो कार्नोट साइकिल है, मतलब कार्नोट साइकिल में यही होता है. These are the isotherms, heat is absorbed, here heat is rejected. ठीक है. These are adiabats, no heat transfer. तो क्या बोल रहा है, Q1 by T1 is Q2 by T2, तो होता ही है. This is correct. Carnot cycle पे entropy of the source decrease. Yes, heat is getting lost by the source. Source heat lose कर रहा है, तो of course dq is negative, right? So entropy will fall. Entropy delta S of the source will be in fact minus Q1 by T1. ठीक है. So entropy is falling. ये सही है. Entropy of the source decreases. Entropy of the system in case, no, there is no change in the entropy. System returns to the same state, so there is no change in entropy, and of course it's all reversible. Work done is this, okay, ये सही है. मतलब heat gained Q1 हो गया, Q2 reject हो रहा है, तो जो बाकी जो heat है वो work में convert कर जाएगा. We have this kind of thing. This is T1, this is T2, and this is the heat engine. It absorbed work. So you have Q1, heat ejector is Q2, so you have Q1 equals to W plus Q2. W is Q1 minus Q2. So A, B, D is correct. ये सिंपल है, मतलब कार्नोट साइकिल पढ़े होंगे तो ये तो तुरंत ही, इसमें कुछ करने का है नहीं. ठीक है. साल करेक्ट. ओके, सी गलत है बस. ये देखिए the following figure shows double slit Fraunhofer diffraction pattern produced by two slit, each of width A separated by distance B. Which of following statement are correct? बताते हैं आपको. देखिए डबल स्लिट में जो आपका ये आपका A है और ये आपका B है. ठीक. तो जो डिफ्रैक्शन वाला जो बनेगा आपका इनवेलप, वो कुछ इस टाइप का बनता है. ऐसे. ठीक है. तो ये गलत बन रहा है.
आपका दिस इज योर ए, तो ये तो पहला मैक्सिमा तो आपका थीटा इक्वल टू 0 पे हो गया। जो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा हो वो हो जाता है थीटा 1 इक्वल टू साइन इनवर्स 1.43 लैम्डा बाई ए। और जो सेकेंड वाला होगा वो होगा थीटा 2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2.47 लैम्डा बाई ए। ठीक है, या मतलब नियर अबाउट 5 पाई बाई 2 होता है। ये 3 पाई बाई 2 के पास होता है, 5 पाई बाई 2 होता है। तो 5 पाई बाई 2 हल्का सा कम होगा, तो 47 2.47 आई थिंक आई एम इनकरेक्ट। 2.47 एग्जैक्टली नहीं है, लेट मी सी द वैल्यूज आर इस 2.47 है, 2.462 है, सॉरी 2.462 है, इट्स नॉट 2.462। और जो थर्ड मैक्सिमा होगा डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, जिसको प्राइमरी मैक्सिमा यहां बोल रखा है, वो हो जाएगा थीटा 3 इक्वल्स टू ठीक है ए। तो अगर आप ए को घटाओगे तो द सेपरेशन बिटवीन मैक्सिमा विल इंक्रीज। ए को घटाएंगे तो ये सब वैल्यू बढ़ेगा ना आपका, तो सेपरेशन बिटवीन द मैक्सिमाज दे विल इंक्रीज इफ यू रिड्यूस ए। प्राइमरी मैक्सिमा जिसको बोल रहा है, प्राइमरी मैक्सिमा बेसिकली डिफ्रैक्शन मैक्सिमा को बोल रहा है, प्राइमरी मैक्सिमा बेसिकली डिफ्रैक्शन मैक्सिमा को बोल रहा है। सो रिड्यूसिंग ए इंक्रीजेस सेपरेशन, ये सही है। और जो आपका सेकेंडरी मैक्सिमा जो बोल रहा है, हालांकि ये सही टर्म नहीं है ये सब, इंटरफेरेंस मैक्सिमा को सेकेंडरी मैक्सिमा बोल रहा है। ये जो मैक्सिमा है इंटरफेरेंस मैक्सिमा, जो इंटरफेरेंस मैक्सिमाज हैं, हालांकि इसको प्रिंसिपल मैक्सिमा बोला जाता है, इसको डिफ्रैक्शन मैक्सिमा बोला जाता है, लेकिन इसने क्या किया है कि जो ये मैक्सिमा है डिफ्रैक्शन वाला उसको प्राइमरी बोल दिया और इंटरफेरेंस वाले को सेकेंडरी बोल दिया है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा का जो पोजीशंस होता है दे आर गिवन बाय साइन इनवर्स एन लैम्डा बाई ई प्लस डी। ई प्लस डी ये इज बी। तो अगर बी रिड्यूस करेंगे तो ये सब बढ़ेगा, तो ये सब आपका ये सब है थीटा 1 थीटा 2 जो मैक्सिमाज का पोजीशन, दिस इज थीटा 1 दिस इज थीटा 2। ठीक है, ये ई पे डिपेंड नहीं करेगा। तो रिड्यूसिंग ए increases separation in consecutive primary maxima and reducing B increases separation in consecutive secondary maxima. A and D is correct. Reducing A increases ये गलत है, A जो है secondary maxima का effect नहीं करेगा, and reducing B increases separation in consecutive ये भी गलत है। So primary diffraction maxima will depend on slit width and the interference maxima, the position of interference maxima depends on slit separation, the separation between two slits. It will depend on B basically. It will depend on B. So A and D is correct. A and D is correct. ठीक है? समझ में आ रहा है? ओके, तो पढ़िए सब, है ना? डिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, क्या नेटर आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, द यूनिट क्यूब मेड अप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैज पोलराइजेशन P equals 3i plus 4j. Okay, the edges of the cube are parallel to Cartesian axis. Which of following is true? Are true. The cube carry volume bound charge density of 5 units. देखते हैं, there is a charge of 3 units on both surfaces of yz plane, both surfaces parallel to yz plane. There is a charge of magnitude 4 units on both surfaces parallel to xz plane. There is a net non-zero induced charge in the cube. तो पहले तो देखो ये गलत है, net induced charge in the cube is always 0। ठीक है,
वॉल्यूम डेंसिटी इज गिवन बाय दिस, चूंकि P कांस्टेंट है सो डेल डॉट P विल बी 0, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब आ जाइए बी और सी पे। बी और सी हमको सही लग रहा है ऐसे, बाकी हम बता देते हैं आपको। ये आपका दिस इज एक्स वाई जेड एंड सपोज वी हैव द क्यूब ऑफ दिस काइंड, राइट। अब देखो P is project, YZ प्लेन, इस सरफेस से पहले देख लें। देखो the surface density is given by this boundary condition। अगर इस तरह से बाउंड्री कंडीशन लगाएं, दिस इज P2n, दिस इज जिधर से इंसिडेंट होता है उसको 1 डायरेक्ट्रिक लेते हैं, जिधर जाता है उसको 2 लेते हैं। तो डायलेक्ट्रिक जो गिवन डायलेक्ट्रिक उसको 1 लेंगे क्योंकि इधर से इंसिडेंट हो रहा है। अगर 3i का प्लस 4j का दोनों ही देखो, 3 in positive x direction, 4 in negative 4 in positive y direction. So the component of P1n is what? P1n is the component of P normal to interface in the first dielectric. P2n is component of P normal to interface in the second dielectric. चूंकि second dielectric vacuum है, so P is 0 in the vacuum, so P2n is of course 0. But what is P1n? कॉम्पोनेंट ऑफ P नॉर्मल टू इंटरफेस। आप जिस सरफेस पे बाउंड चार्ज डेंसिटी निकालना, उस सरफेस को इंटरफेस और 2 डायरेक्ट्रिक के फॉर्म में देखिए। अगर आपको इस फेस पे निकालना है तो इसको आप 2 डायरेक्ट्रिक इंटरफेस के फॉर्म में देखिए। एक तो गिवन डायरेक्ट्रिक हो गया और एक बहुत स्पेशल काइंड ऑफ डायरेक्ट्रिक विच इज वैक्यूम। वैक्यूम इज सीन एज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ डायलेक्ट्रिक। सो इफ आई अप्लाई दिस बाउंड्री कंडीशन, P2n is 0 and the component of P normal to interface will be what? The x component of P. So x component of P is 3 minus sigma B. So sigma B is 3 over here. ठीक है, ऐसे यहां लगाओगे आप तो दिस विल बी योर P1n एंड दिस विल बी P2n। अब यहां क्या होगा आपका P2n जो है, सॉरी दिस इज P2n, दिस इज P1n। तो यहां पे क्या होगा P2n आपका 3 हो जाएगा, अब P1n 0 हो जाएगा। देखो इस इंटरफेस के लिए गिवन डायलेक्ट्रिक फर्स्ट डायलेक्ट्रिक है और वैक्यूम सेकंड डायलेक्ट्रिक है, बट इस इंटरफेस के लिए जो वाइजेड प्लेन पर लाई कर रहा है, यही जो डायलेक्ट्रिक है वो सेकंड बन जाए, क्योंकि इधर से ये इंटरफेस से जो अंदर की तरफ जाता, इंटरफेस से जो अंदर की तरफ जाता है उसको सेकंड लेते हैं और जो इंसिडेंट होता है उसको फर्स्ट लेते हैं। तो यहाँ क्या था, इस इंटरफेस पे ये इंसिडेंट हो रहा था, इसको फर्स्ट ले लिया और ये सेकंड ले लिया ऑफकोर्स। और यहाँ पे क्या है, इंटरफेस से दूर जा रहा है, इंटरफेस से अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको सेकंड लेंगे ऑफकोर्स, फिर इसको फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, वी हैव अ रीजन फॉर taking it as second for this surface, right? तो यहाँ पे P2n 3 हो गया, P1n 0 हो गया and minus sigma B, so sigma B is -3, तो यहाँ पे -3 है। ठीक है, so sigma B is +3, sigma B is -3 over here, right? So ये सही है। and in the same way I can say, मतलब यहाँ पे अगर बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे दिस विल बी P2n, इस इंटरफेस पे लगाएंगे तो अपर सरफेस पे, so P1n, तो P2n आपका 0 हो जाएगा, P1n आपका क्या हो जाएगा, y कॉम्पोनेंट 4 माइनस सिग्मा B, सो सिग्मा B विल बी 4 ओवर हियर, यहाँ -4 हो जाएगा, वैसे लगा देंगे तो ये दोनों सही है। B एंड C आर करेक्ट, B एंड C आर करेक्ट आंसर। ठीक है, B और C जो है वो सही है। ओके, सो वी हैव डन MSQ, नाउ द नेक्स्ट वी विल डू नेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेक्शन C करेंगे नेट, तो इसमें भी देखो 2 लेवल का क्वेश्चन आएगा, 1 to 10 होगा 1 मार्क्स का, 11 to 20 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो अभी 1 to 10 वाला कर रहे हैं हम लोग, MSQ कर लिया हम लोगों ने, नाउ वी आर इनटू नेट न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसमें आंसर जो है कीबोर्ड से आपको डालना पड़ेगा।
देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पावर रेडिएटेड बाय सन इज 3.8 इंटू 10⁻26 वाट and radius is 7 into 10⁵ kilometers. The magnitude of pointing vector at the surface of the sun is, देखिए पावर जो है you have the sun is like this, so this is the radius, so power is distributed over the whole surface, ठीक है. तो magnitude of pointing vector is what, the amount of energy radiated per unit area per unit time, ठीक है. Amount of energy which is coming out per unit area per unit time. So amount of energy coming out per unit time is power. So it is power per unit area, ठीक है. So pointing vector is amount of energy coming out per unit area per unit time, or amount of energy at the pointing vector at any point is amount of energy which is flowing per unit area per unit time. That will be power upon surface area, क्योंकि पूरे surface पे distributed रहेगा energy. तो the amount of energy per unit time per unit area would be P upon 4 pi r square. P क्या है, 3.8 into 10⁻26 and so convert कर लो यार उसमें, इसमें वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो. सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा. तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर 49 गुने 10⁻20, ठीक है. तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ये कट जाएगा, 10⁻6 हो गया ये. तो यार 3.8 भागा 4 गुने 3.14 गुने 49, ठीक है. और इसमें 10 के पास है 6174 अप्रोक्सीमेटली वाट, ये आ जाएगा 6174 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 6174 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, ठीक है. सो दिस इज द पॉइंटिंग वेक्टर. इस तरह क्वेश्चन आता है, मतलब 2-3 बार तो देख चुके हैं अभी तक, ये आया है, ठीक है. ये आंसर आ जाएगा. ये देखिए क्या बोल रहा है, a particle is in the state which is superposition of ground state phi naught and first excited say phi 1 of a one-dimensional quantum harmonic oscillator. The state is given by phi equals to 1 by root phi phi naught and 2 by root phi phi 1. Expectation value of energy of the particle in this state is. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको आइगन फंक्शन दिया हुआ है, you are given the eigen function phi as 1 by root phi plus phi naught and phi 1. So you can easily see कि the wave function given is normalized, because 1 by 5 plus 4 by 5 is 1, ठीक है. तो अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालना है तो इट विल सिंपली द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट इनटू the energy in ground state and probability of finding particle in the first excited state into E1, simply, ठीक है. Okay, so this is probability of finding the particle in phi naught state will be 1 by root phi. Since it is normalized, you have to just square them, ठीक है. And the energy associated is, what is En? You know, in quantum harmonic oscillator, so you want E naught, so you put n equal to 0, so it would be h cross omega by 2, and this is 4 by 5, probability of finding the particle in first excited state into energy of the first excited state. You have to put n equal to 1. क्या हो जाएगा, 4 × 12 13/10, मतलब
1.3 h cross omega, 1.3 h cross omega. In the unit of h cross omega लिखा है, it will be 1.3 h cross omega, 1.3 h cross omega. ठीक है, ओके फाइन गुड. एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन सब है. तीसरा क्वेश्चन देखिए. In experiment on charging of initially uncharged capacitor, in experiment of charging of initially uncharged capacitor, an RC circuit is made with resistance R equal to 10 kilo ohm and capacitance equals to 1000 microfarad along with a voltage source of 6 volt. The magnitude of displacement current through capacitor 5 seconds after charging has started is, देखिए ये R C this is R, this is C, this is EMF, this is switch. So when you close the switch, it start driving current, and whatever conduction current you have over here, same is the displacement current over here, and then same becomes conduction current over here. यहाँ conduction current बन रहा है, वही यहाँ displacement current के फॉर्म में आ जाएगा और फिर वो conduction current के फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, so displacement current in the capacitor is same as the conduction current which is flowing in the circuit. ठीक है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है. You can prove it also. कैसे प्रूव करोगे? देखो JD क्या होता है? The displacement current density epsilon naught dE by dt, right? और displacement current क्या हो जाएगा? मतलब अगर आपको कैपेसिटर के बीच में कैपेसिटर में निकालना है तो you take a area, this area will be equal to plate area. ठीक है, so it will be JD into area, so that will be epsilon naught dE by dt. And what is E? E is sigma by epsilon naught into area, or you can say this will cancel out, so this will be d by dt of, I can say sigma into area, which is nothing but this dq by dt, and this is nothing but the conduction current. So what you need to do is you just find the conduction current, and that will be same as displacement current in this capacitor. जो शुरू में जो कंडक्शन करंट है बाहर में सर्किट में, वही डिस्प्लेसमेंट करंट में कन्वर्ट हो जाता है कैपेसिटर के अंदर. ठीक है, सो आई का वैल्यू तो पता है ना हम लोग को. आई का कंडक्शन करंट क्या है इन द यार RC circuit? This is the charge on the capacitor, and I is what? dq by dt. So this is nothing but E by R e to the power minus t by RC. ये वैल्यू तुमको कब निकालना है? 5 सेकंड बाद. तो E कितना है जी? E आपका 6 वोल्ट है और रेजिस्टेंस आपका 10 किलो ओम है, तो मिली एम्पियर में आ जाएगा. आपको आंसर माइक्रो एम्पियर में निकालना है, नहीं माइक्रो एम्पियर, ये मिली एम्पियर में भी आएगा. और e टू द पावर t बाय RC 5 सेकेंड, और R इंटू C 10 किलो ओम इंटू 1000 माइक्रोफेराड करो -6 हो जाएगा. तो e टू द पावर -5 हो गया एक तरह से. 0.6 e रेज़ टू द पावर -5 माइक्रो एम्पियर. ये निकालना पड़ेगा भाई. इसका थोड़ा सा साउंड कम करते हैं. ये वैल्यू निकालते हैं. e रेज़ टू द पावर -5 ये आ गया. अच्छा, ये तो मिली एम्पियर में आएगा ना, इसमें इसको माइक्रो एम्पियर, क्योंकि आंसर माइक्रो एम्पियर में बोला है, इंटू 0.6 ये आ गया मिली एम्पियर में. और इसको 1000 से गुना करेंगे तो माइक्रो एम्पियर में आ जाएगा. ये आ रहा है 4.04 माइक्रो एम्पियर. 4 मान के चलो, 4 माइक्रो एम्पियर का आंसर टैली कर लेता है. 4 माइक्रो एम्पियर आपका आंसर आ रहा है. ठीक है, आंसर इज 4 माइक्रो एम्पियर.
कुछ एरर हो गया है, आंसर मैच नहीं कर रहा। आई थिंक रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों ने ना यहाँ गलत ले लिया है। ये -5 और 10 किलो ओम है ना, किलो ओम तो ले लिया हमने, तो ये 10 किलो ओम तो 10 भी गुना हो जाएगा। यही एरर हुआ है हम लोग से, समझ रहे हो ना, ये एरर हो गया है। तो थोड़ा सही कर लेते हैं तो सही आंसर आ जाएगा। इतनी पाप -5/10 मतलब 0.5 10 हो गया। अब शायद आ जाएगा सही आंसर। समझ गया ना क्या गलती किया। रेजिस्टेंस का वैल्यू ना 1 किलो ओम डाल दिए थे ऊपर ना, यहाँ पे 10 किलो ओम e to the power -0.5 e to the power -0.5। हाँ अब सही है, गुना 0.6 तो 363.9 मतलब 364 माइक्रोएम्पियर। ये सही आंसर, ये सही आंसर 360 से 370 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये सही है। तो 364 माइक्रोएम्पियर एक तरह से हो गया। ठीक है, एरर हो गया था यहाँ पे, सही कर लेना। ठीक, ओके गुड। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ट्रांजिस्टर क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर हर साल क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन आ ही जाता है। इन द गिवन सर्किट VCC is 10 volt, this is 10 volt, बीटा is 100 NPN ट्रांजिस्टर। VC निकालना है आपको। अच्छा VC, this is VC is nothing but VCC minus ICRC, IC IE। अब VCC आपको दे रखा है 10 वोल्ट, IC का वैल्यू निकालना है। IC निकालने के लिए पहले IB निकाल लो, इसमें किरचॉफ्स लॉ लगा लो। क्या आएगा, 5 वोल्ट आपका ये है, आगे जाएंगे you have 100 IB is the fall और VB is -0.7 equal to 0, rise fall fall। ठीक है, and you have ground over here। तो आपका IB will be what, 5 minus 0.7 upon 100 किलो ओम है। तो हम लोग रेजिस्टेंस को किलो में लेना है और करंट को मिली एम्पियर में लेते हैं। सो 4.3 upon 100 मिली एम्पियर। IC क्या हो जाएगा, IC is बीटा टाइम्स IB, so बीटा is 100 and IB is 4.3 upon 100, so IC is 4.3 milliampere। simple, you put the value over here, बहुत simple question है। 1 kilo ohm, so you have what, 5.7 volt, 5.7 volt क्या आ जाएगा, 5.7 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5.7 वोल्ट। ओके, चौथा का आंसर आ जाएगा 5.7 वोल्ट। सॉरी, ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन कैल्साइट प्लेट, कैल्साइट इज डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, टेक N0 टू बी 1.6584 and Ne to be 1.4864 for calcite. The angular separation between the two emergent ray within the plate is, okay, जैसे ये ऑर्डिनरी लाइट फॉल करेगा, इट विल ब्रेक इनटू ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेज। देखिए
तो ये डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है, व्हेन यू हैव अनपोलराइज्ड लाइट फॉलिंग इनटू इट, अगर जैसे ही अंदर जाएगा लाइट, ये दो प्लेन पोलराइज ने ब्रेक कर जाएगा, ओ वेव एंड ई वेव, ठीक है. लेट्स कॉल इट दिस एज थीटा ओ एंड दिस एज थीटा ई. So angle of refraction for O wave is theta O, angle of refraction for E wave is theta E. तो अगर हम लोग स्नेल्स ला लगाओगे, it will be 1 into sin 50 equals to, अगर O wave का बात करें तो it will be NO sin theta O, और E wave का बात करें तो it will be NE sin theta E. अब क्या निकालना है, थीटा ई और थीटा ओ में डिफरेंस निकालना है ना, एंगुलर सेपरेशन निकालना है, ये निकालना है आपको, ठीक है. दिस इज थीटा ओ एंड दिस इज थीटा ई, सो यू हैव टू फाइंड द सेपरेशन, ठीक है. तो निकल जाएगा आपका. थीटा ओ आपका 1.6584 दिया हुआ है. थीटा ओ इज व्हाट, थीटा ओ इज सिंपली sin 50 डिग्री अपॉन NO. NO इज 1.6584 and theta E, the angle of refraction for E wave. मतलब जब भी अनपोलराइज्ड लाइट फॉल करता है डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल पे, वो डबल रिफ्रैक्शन होगा उसमें, और वो दो वेव में ब्रेक कर जाएगा, दोनों प्लेन पोलराइज होगा, वन विल बी O वेव, अदर विल बी E वेव, एंड कैल्साइट प्रेजेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर O वेव एंड E वेव, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी डिफरेंट. थीटा E is again sin 50, we are using Snell's law, 1.4864. So theta E will be larger. So the angular separation would be theta E minus theta O. So I can say this is sin 50 and 1 upon 4864 minus 1 upon 1.65. Okay, good. Sin 30 एक बार चेक कर लेते हैं, 0.5, ठीक है, अब सही है. So you have sin 50 डिग्री इंटू ब्रैकेट में एक और ब्रैकेट 1/1.4864 माइनस 1/1.6584, ठीक. So this angle comes to be in degrees, it comes to be sorry sine inverse, sine inverse, and here also गलत हो गया यार, sine inverse, sine inverse ऐसे करता है, ये गलत है, मतलब गलत अभी तो दिखे ही नहीं हम, खैर सही करता है. साइन इनवर्स 0.5 का चेक करते हैं, 30 डिग्री, ठीक आ रहा है. अब करना हम लोग साइन इनवर्स साइन 50 भागा 1.6584, ये आ रहा है 27.51 डिग्री, ठीक. अब यही 1.4864 करेंगे तो ये आ रहा है 30.022, ठीक है. अगर डेल्टा थीटा करेंगे एंगुलर सेपरेशन, ये आएगा 27.51
3.51 ये रहा 3.51 डिग्री, ये एंगुलर सेपरेशन है। दिस इज द एंगुलर सेपरेशन 3.51 डिग्री, ठीक है। 3.51 is the angular separation. Okay, good. Simple question है। ये देखिए छठा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। In a hydrogen atom spectrum, the ratio of longest wavelength in Lyman series to that of Balmer series. Lyman series to that of Balmer series. देखो ये n इक्वल्स टू 1 हो गया, ये n इक्वल्स टू 2 हो गया, n इक्वल्स टू 3 हो गया, n इक्वल्स टू 4 हो गया। लोएस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट वेवलेंथ मतलब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये लाइमन सीरीज है। सो दिस ट्रांजिस्टर कोरस्पॉन्ड्स टू लीस्ट फ्रीक्वेंसी एंड हाईएस्ट वेवलेंथ। सो दिस इज लाइमन सीरीज। बाल्मर सीरीज, दिस इज बाल्मर सीरीज। The least wavelength, highest wavelength correspond to this transistor, n equal to 3 to n equal to 2. और Lyman series में जो highest wavelength था, that will correspond to n equal to 2 to n equal to 1. The least energy में तो least frequency में तो highest wavelength, ठीक है। So we have what? We have Sc by lambda. If you are making transition from say En2 to n1, so that will be equal to Sc by lambda. When electron makes a transition from n2 to n1, then the energy release will be En2 minus En1, and that will be equal to Sc by lambda, right? So if I talk about the wavelength, the longest wavelength of Lyman series, then longest wavelength of Lyman series, इसको L कर देते हैं. Longest wavelength Lyman series will be what? En2 minus En1, and longest wavelength for Balmer series B कर दो, इसको L कर दो, इसको B कर दो, so that will be En3 minus En2. So if I divide them, so you have what? You have the longest wavelength of Lyman series upon longest wavelength of Balmer series. इसको divide कर दोगे तो ये आ जाएगा lambda b upon lambda L will be equal to En2 by minus En1 and En3 minus En2. Our lambda L upon lambda b will be simply En3 N3 क्या लिखोगे? E2, इसको 2 और 1 लिखो, 3 2 2 1 3 2 3 2 and 2 1. So this will be what? This will be 1 upon 9 minus 1 upon 4 and 1 upon 4 minus 1. एक तरह से हो गया ये what 5 upon 36 और 3/4, 4 नंबर 36, तो 5/18 हो गया, ठीक है। और 5/18 क्या आ जाएगा? 5/18 विल बी सिंपली 0.277 so on, ठीक है, 0.2777 so on. सिंपल है, क्लियर है ये? एरर है, नॉट ये 27 हो भैया 27, 5/27 यार, 5/27 करो, 18 कर दिया था, 9 गुने 3 27 होगा ना, 5/27, हाँ अब ठीक है, 0.185. नाउ दिस इज करेक्ट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ओके।
तो E2 माइनस E1 है, N2 N1 नहीं, E2 माइनस E1 है, ऐसे करो, ठीक है। ओके, ये देखिए 7 क्वेश्चन देखो। Rod is moving with speed of 0.8 c in direction 60 degree to its length. The percentage of contraction in the length of the rod is, देखो ये rod है आपका, I am move कर रहा है किधर, making 60 degree to its own length and V is what, V 0.8 c। अब V का जो ये कॉम्पोनेंट है वो क्या करेगा, रॉड का थिकनेस को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बट ये कॉम्पोनेंट जो है वो रॉड के लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन लेंथ में होगा वो वेलोसिटी का जो रॉड के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट है उसकी वजह से होगा। सो द कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ वुड बी L नॉट 1 माइनस V cos 60 बाई C का होल स्क्वायर, ये कंट्रीब्यूट करेगा। जो साइन वाला कंपोनेंट है वो रॉड का थिकनेस को हल्का सा कम करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में जो लेंथ के अलॉन्ग वेलोसिटी है वो कंट्रीब्यूट करेगा। सो इफ L नॉट इज अ प्रॉपर लेंथ, V cos 60 is what, 0.8 और cos 60 is sin 30. So it will be L naught 1 minus 0.4 का होल स्क्वायर, 0.4 का होल स्क्वायर मतलब 1/6, मतलब L naught 0.84. So how much is this? Yeah. Under root 0.84. So this is 0.9165 L naught. So percentage contraction would be this is L naught minus L upon L naught. It would be into 100, right? So this would be 1 minus 0.9165 upon 1. L naught cut jayega into 100. So this comes to be how much? 1 minus 0.9165. One minus 0.9165. So this is 8.35%. 8.35%. इतना कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन विल बी 8.35%. क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। ये देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, X-ray of wavelength 0.24 nanometer are Compton scattered and a scattered beam is observed at an angle of 60 degree relative to incident beam. The Compton wavelength of electron is 0.00243 nanometer. The kinetic energy of scattered electron is, देखिए simple question है, you have the electron here, you have the X-ray falling on it, is scattered at an angle of phi. So you have lambda is the wavelength of the incident photon and lambda dash is the wavelength of scattered photon. So the amount of energy which is transferred to the electron, that will appear as the kinetic energy. So kinetic energy of electron is nothing but amount of energy which is transferred. So amount of energy which is transferred will be equal to what? The fall in the energy of X-ray. नहीं, इसका एनर्जी जो इंसिडेंट फोटोन का है माइनस एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन, so that will be the loss of energy in the photon and that will be transferred to electron which will appear as kinetic energy. So this is Hc by lambda minus lambda plus delta lambda. And what is delta lambda? Delta lambda is lambda c 1 minus cos phi. Lambda c is the Compton wavelength, h by m naught c, and this is given to you. This is given to you. How much they have given?
0.00243 नैनोमीटर यहाँ दे रखा है आपको, ठीक है। h बाई एम नॉट सी, एम नॉट इज द मास पास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 minus cos 5, cos 60 is what? 1 by 2. So it will be half of this, 0.001215 nanometer. Nanometer. ठीक है? Okay. Now, HC is what? 1240 EV nanometer. And the initially lambda is how much? 0.24 nanometer minus 1240 nanometer EV nanometer and 0.24 plus कितना आ रहा है जी? मिटा दिए 0.001215 0.001215 निकाल लें। तो इसलिए 1240 नैनोमीटर नैनोमीटर कट जाएगा 1 पॉइंट, ये 0.4 और 0. ये निकाल लेते हैं क्या वैल्यू है। ब्रैकेट 1 भागा 0.24 माइनस ब्रैकेट 1 भागा 0.24 1215 ठीक, गुना 26 EV काइनेटिक इलेक्ट्रॉन 26 EV। यही लॉस इन एनर्जी हो गया ना, फोटोन जो स्कैटर किया दैट विल बी हैविंग एनर्जी लेस देन इंसिडेंट फोटोन बाय द वैल्यू 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा और वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर करेगा, वही जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 25 से 27 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ओके ये देखो 9th क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। ए डायोड एट रूम टेम्परेचर KT equals to 0.025 with the current 1 microampere has forward bias voltage 0.4 volt for VF equal to 0.5 और the value of diode current will be, diode current का क्या एक्सप्रेशन होता है? I is reverse saturation current and EV by KT, नीटा KT होता है बट नीटा को 1 ले लेंगे हम लोग। सिलिकॉन जर्मेनियम के केस में नीटा जो है 1 हो जाता है। सो दिस इज नथिंग बट कब पूछा है? दे आर आस्किंग यू, अच्छा ये when VF is V basically here, right? So this is 1 ampere, 1 microampere when V is 0.4. So you have to find current when V is 0.5 volt, नहीं? So 1 microampere कब है? जब आपका V is 0.4 EV, E से गुना करोगे तो 0.4 EV हो जाएगा। So it will be 0.4 EV और KT का वैल्यू क्या आ रहा है? 0.025 EV। तो दोनों का सेम यूनिट है, ऊपर भी EV है और KT को भी हम लोग EV के टर्म से लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम लोग को I निकालना है when V is 0.5 हुआ तो 0.5 into E will be 0.5 EV, ऐसे आ गया। So if I call it 1, this is 2. So we have to find I basically. So if I divide 2 by 1, what do I get? I upon 1 microampere में ही है and e to the power 0.5 by
0.025, नीटा को 1 ले लिया है बिकॉज फॉर सिलिकॉन जर्मेनियम इट इज 1, नॉन आइडियलिटी फैक्टर होता है, एंड यू हैव टू फाइंड दिस। ओके, माइक्रो एम्पियर में आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट e to the power .5 भागा 0.025 -1 ब्रैकेट बंद भागा 0.4 भागा 0.025 -1. This is 54.6 माइक्रोन। ये आ जाएगा ये भाई साहब, हल्का सा देखो जीरो मतलब VF 0.4 से 0.5 चला गया, कितना तेजी से ये मतलब करंट राइज कर गया एक्सपोनेंशियली, है ना। ये जर्मेनियम होगा, सिलिकॉन आता तो सुता ही रहता, तो स्वीप करता रहता है, लेकिन जर्मेनियम 0.3 पे ही थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है, तो ये जर्मेनियम होगा उसके लिए। ठीक, 10वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। Ga गैलियम आर्सेनाइड हैज डायमंड स्ट्रक्चर, ठीक है। द नंबर ऑफ GaS बॉन्ड पर एटम व्हिच हैज टू बी ब्रोकन टू फ्रैक्चर द क्रिस्टल इन 001 प्लेन। गैलियम आर्सेनाइड का एक बार देख लो। गैलियम आर्सेनाइड जो है, गैलियम आर्सेनाइड स्ट्रक्चर, इमेज में ये देखिए गैलियम आर्सेनाइड है, ये देखो एक गैलियम कितने आर्सेनाइड से जुड़ा हुआ है, 10001 प्लेन, तो ये हो गया ना आपका 001 प्लेन, आपका ये आ गया। तो एक गैलियम देखो 2 आर्सेनाइड से जुड़ा हुआ है, तो पर एटम अगर इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो रप्चर हो जाएगा, है ना। एक गैलियम जो है 2 आर्सेनाइड से, देखो यहाँ भी, तो अगर 2 बॉन्ड पर एटम 2 बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो ये क्रिस्टल ब्रेक कर जाएगा आपका, तो 2 विल बी द आंसर, ठीक है। 2 विल बी द आंसर। उन्होंने क्या देख लिया ना, एक गैलियम 2 से बॉन्डेड है, तो द पूछा आपसे क्या, the number of GaS bond per atom which has to be broken to fracture the this, so 2 बॉन्ड, एक गैलियम 2 आर्सेनाइड से बॉन्ड बना रहा है, तो 2 नंबर ऑफ GaS बॉन्ड पर एटम which has to be broken is 2, ठीक है, is 2। ओके, अब लास्ट का 10 क्वेश्चन रह गया है नेट का, ठीक है। अब 11 से 20 बच गया है 10 क्वेश्चन लास्ट का नेट लेवल 2 है, तो उसको करते हैं हम लोग, ठीक है। ये अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा सारा। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन द थर्मोडायनेमिक साइकिल शोन इन फिगर 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल, AB इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, कि जो AB है दिस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन at a temperature of 800 Kelvin in which the volume of the gas is doubled, volume of the gas जो है V से 2V हो गया है, ठीक है। BC is isobaric contraction, isobaric compression है यहाँ पे, प्रेशर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम जो है 2V से हम लोग ये आपका ये साइकिल है, तो इस AB जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, BC is isobaric compression
and CA is your isochoric process. तो BC जो है आपका isobaric contraction in which the temperature reduced from 800 Kelvin to 300 Kelvin. B पे 800 Kelvin है, पूरा AB प्रोसेस जो आइसोथर्मल है तो पूरे AB में टेम्परेचर इज कांस्टेंट 800 Kelvin और BC जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो योर हीट इज रिजेक्टेड, सो इन दैट केस टेम्परेचर फॉल फ्रॉम 800 Kelvin to 300 Kelvin. CA is constant volume process in which pressure and temperature returns to its initial values. The net heat absorbed by the gas, net, देखो ये बोला है net heat, मतलब heat absorbed minus heat rejected, ठीक है. So net heat absorbed क्या होगा? Net work done के बराबर होगा, because A, B, B, C, CA ये पूरा साइकिल जो कंप्लीट होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज तो जीरो होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा तो पूरे साइकिल में जो हीट होगा दैट विल बी इक्वल टू W, ठीक है. एंड W कंसिस्ट ऑफ व्हाट? WAB प्लस WBC, बिकॉज WCA तो जीरो है, बिकॉज CA इज CA प्रोसेस में वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, सो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, सो वर्क डन विल बी जीरो, वर्क डन जीरो रहेगा, कोई CA में वॉल्यूम में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो AB और BC का वर्क डन निकाल लिया जाए हम लोग, है ना. AB प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस AB इज आइसोथर्मल एंड BC प्रोसेस में क्या होगा? इट वुड बी AB, ये AB के केस में हो गया एंड BC में भी हम लोग PdV निकाल लिया जाए, ठीक है. तो इन केस ऑफ AB इज isothermal process, so it will be RT by V dV and V goes from V to 2V, right, and temperature is constant in this whole AB. यहाँ पे क्या pressure constant है, it is P2 dV and V goes from VB to VC, okay. तो RT बाहर आ जाएगा, T is what? 800 Kelvin, तो 800 R log 2, ठीक है. और ये क्या हो जाएगा? P2 VC minus VB, ठीक है. So P2 VC is what? P2 into VC is, यहाँ पे टेम्परेचर 300 Kelvin है, so it would be 300 R. P2 VC is RT, RTC and TC is 300 Kelvin and P2 VB will be RTB and TB is 800 Kelvin, ठीक. तो इसका आंसर आ जाएगा the net heat absorbed will be 800 R log 2 और यहां से क्या आ रहा है? माइनस 500 R. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू. log 2 into 800 माइनस 500 इंटू R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8.314, 453.26 है, ये आंसर है, ठीक. क्लियर है? ये भी आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें वर्क डन निकाल लिया हमने यहां से. और BC आपका आइसोबैरिक कंप्रेशन है, तो P इज कांस्टेंट, सो P हैज बीन टेकन आउटसाइड, ठीक है. ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन. In a region of space, a time-dependent magnetic field Bt equals to 0.4 T Tesla point in vertically upward direction. Consider a horizontal circular loop of radius 2 cm in this region. The magnitude of electric field induced in the loop is. सिंपल है, आपको ये लगाना है इसमें बेसिकली
You know this E dot dl is Faraday law. Where C is the bounding curve of S. ठीक है, एक आपको ऐसे लुक दिया हुआ है, ठीक है, लुक को सपोज को हम लोग इस डायरेक्शन ओरिएंट कर देते हैं, देन फॉर दिस ओरिएंटेशन n cap will lie in this direction and we have taken this as S. ठीक है, जो S is the surface bounded by this loop C. तो C का ओरिएंटेशन जो है S का नॉर्मल डिसाइड करता है। ओरिएंटेशन के अलोंग फिंगर्स को कर्ल कर लिए, थंब जो है वो एन कैप के डायरेक्शन में होगा, थंब विल बी इन एन कैप डायरेक्शन। समझ में आ रहा है जी? क्या निकालना है तुमको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड निकालना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड निकालना है। पहले ये निकाल लो, एन कैप लाइज इन अपवर्ड डायरेक्शन, और ऊपर के डायरेक्शन में ही आपका जो है B is there. B is what? 0.40 in upward direction. 40. Suppose I take this as K cap direction. This direction को K cap मान लिया जाता है। So this will be what? Minus d by dt of B dot n क्या हो जाएगा? B dot n will be B, because for this orientation n cap lies in upward direction. Magnetic field is also in upward direction. So B dot n is what? B dot n is B. S is a surface bounded by this C, and this is what? B will come out. So B into integral ds will be B into area, and B is how much? 0.40. Space varying knee, इसलिए I can take it out, into pi, and suppose the radius is r, pi r square. Right, so this will come as 0.4 t integrate minus sign and pi r square, d by dt of t is 1. ठीक, अब minus sign shows what? dl lies in direction orientation, dl lies in direction orientation. So if E dot dl is, यहाँ पे लिख देते हैं, E dot dl is minus of 0.4 pi r square. So minus sign shows what? Minus sign shows कि the electric field induced lies opposite to orientation. ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में है, हालांकि आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, बट फिर भी आपको डायरेक्शन ही पूछ सकता है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ओरिएंटेशन, जो आपने ओरिएंटेशन लिया है उसके कारण जो एन कैप लिया होगा, तो उस ओरिएंटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसे अलोंग द ओरिएंटेशन इंड्यूस होगा या अपोजिट ओरिएंटेशन इंड्यूस होगा। क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, दैट क्लियरली शोज कि ई और डीएल का डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, जो डीएल का डायरेक्शन क्या, डीएल ऑल्सो लाई इन डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, डीएल लाइज इन डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द लूप, तो ओरिएंटेशन के ऑपोजिट है। ठीक है, ओरिएंटेशन के ऑपोजिट का मतलब हो जाएगा ई डॉट डीएल इज माइनस ई डीएल, minus 0.4 pi r square. So minus minus will cancel out, and assuming E is having constant magnitude at each and every point, which I can assume because we have the symmetry in the field, magnetic field distribution. So this will be E into 2 pi r and 0.4 into pi r square. So pi pi will cancel out, एक r cancel हो जाएगा. So what you will have is, sorry, pi r square, तो pi pi will cancel out, एक r cancel हो गया. So E is going to be 2 अगर नीचे आएगा तो it will be 0.2 r. Yeah, r is 2 centimeter. So 0.2 into 0.02, this will be 0.004 मिली वोल्ट पर मीटर में बोल रहा है, तो 4 मिली वोल्ट पर मीटर. आंसर मैच कर ले एक बार. 4 मिली वोल्ट पर मीटर, 4 मिली वोल्ट पर मीटर, 4 मिली वोल्ट पर मीटर हम लोग का आंसर आ रहा है. ठीक है, सही आंसर. समझ में आ गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये और फेमस भी है. ठीक है, 13 क्वेश्चन में देखो.
A plain electromagnetic wave of frequency 5 into 10 to the 14 hertz and amplitude 10 to the power 3 voltmeter traveling in a homogeneous dielectric medium of dielectric constant 1.69 is incident normally on interface with dielectric constant, second dielectric medium with dielectric constant 2.25. The ratio of amplitude of transmitted wave to that of incident wave is, फार्मूला है इसका यार, ये मान लो इंटरफेस है और ये मान लो n1 है और ये n2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ऐसे इंसिडेंट वेव हुआ तो कुछ पार्ट आपका ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा. EI is the incident field associated with the incident wave, ER is the field associated with the reflected wave, and ET is the field associated with the transmitted wave. So the formula goes like this: ET by EI is twice of N1 and N1 plus N2. ठीक है. And N1 is what? Twice of sin R1 and अब sin R is what? अब sin R here is 1.69. अब sin R2 is 2.25. तो 1.69 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1.3. और यहाँ पे 1.3 और 2.25 का जो वो होगा आपका स्क्वायर रूट वो हो जाएगा 1.5. सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी 2.6 अपॉन 2.8. अब 13/14 हो गया ना. 13/14 का आंसर क्या हो जाएगा? 13/14 0.928. ठीक है, 0.928. 0.928 आपका आंसर आ जाएगा. एक बार चेक कर लूँ उसका भी. हाँ ठीक है, 0.8 से 0.97 के बीच में. ठीक है, तो है ना, ये फार्मूला है, याद रखो, है ना, ये फार्मूला है, इसको याद रखिए. 14वां क्वेश्चन देखिए. फास्ट तो नहीं जा रहा. ठीक है. 14वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. For the arrangement given in following figure, the coherent sources, coherent light sources A, B, C, अच्छा, have individual intensities 2 milliwatt per meter square, 2 milliwatt per meter square and 5 milliwatt per meter square. इसका जो इंटेंसिटी है यहाँ पे, this is 2 milliwatt per meter square. यहाँ पे इंटेंसिटी जो है it is again 2 milliwatt per centimeter square per meter square, and here the intensity is I3 is 5 milliwatt per meter square. Suppose this is psi1, this is psi2 and this is psi3. So at point P you have principal superposition. psi1 is psi1 represents light source है, तो it would be representing the field quantity, right? The wavelength of each of the sources is 600 nanometer. Resultant intensity at point P is what? So point P पे you have interference between psi1, psi2 and psi3, right? So let's calculate the phase difference between psi1 and psi2 and psi2 and psi3. psi1 and psi2 का पहले phase difference calculate करते हैं. हम लोग एक normal ऐसे draw कर दें. So if this is normal, so normal, so if this is theta, sorry, तो अच्छा फिगर ड्रॉ करते हैं. This is the path difference. This is theta. This is theta. और ये तो बहुत कम है ना, मतलब इधर देखो 1 मीटर है और ये सब मिलीमीटर में है. सो दिस थीटा विल बी सेम एज
this theta, right? So the path difference between psi1 and psi2 is what? 2d sine theta. So that translates into phase difference. Phase difference between psi1 and psi2 is 2 pi by lambda into 2d sine theta. Is it not? ठीक है? Okay. So if I look at this point, it's 2 pi and lambda is what? Lambda is 600 nanometer. This is your 2D. इसको 2D ले रहे हैं हम लोग. So 2D is 3.22 into 10 to the power minus 3. And sine theta is what? Sine theta is 1 meter. Sine theta is tan theta. Tan theta is 15 millimeter by 1 meter. And since theta is very small, sine theta will be same as tan theta. So I can say 15 into 10 to the power minus 3. Yeah. So this will cancel out and you'll have 3. अच्छा एक काम करते हैं. हाँ ठीक है ठीक है. या एक्यूरेट वैल्यू डाल देंगे. एक्यूरेट वैल्यू डाल देते हैं बिल्कुल साइन थीटा का. ये आपका यहां से ले लेते हैं. साइन थीटा विल बी सेम एज दिस थीटा. This theta, नहीं ठीक है चलेगा. Yeah. So this is what? Let's see what happens. 15 into 10 to the power minus 3. This is tan theta, and I am taking it as same as sine theta. Let's see if there is any problem. We will take a more accurate value. So this is 10 to the power 3. Let's calculate it. Let's calculate it. 3.22 into 15. एक तो 2 0 काट लो. ठीक है. तो 3.22 into 15 into 10 कर लिया है. And into 2 also. 966 भागा 6 161. So it is 161 pi, right? So the phase difference is odd multiple of pi. That means psi1 and psi2 are out of phase. psi1 and psi2 are out of phase. ठीक है. So if the amplitude of psi1 is a1 and amplitude of psi2 is a2, then that means psi1 plus psi2 का जो amplitude होगा, that will be a1 minus a2 का whole square. And you see intensity of psi1 and psi2 are same. So their amplitude will also be same. That means they will undergo a destructive interference. psi1 and psi2 will undergo a destructive interference. They have same intensity. So psi1 and psi2 undergoing destructive interference, and since their intensity is same, their amplitudes are same. So their amplitude a1 minus a2 will be 0. So psi1 and psi2 will undergo destructive interference, and since the amplitudes are same, the intensity of psi1 plus psi2 is going to be 0. So what you have at point P is only psi3, and the intensity of psi3 is 5 milliwatt per meter square. So psi1 and psi2, they will kill each other, and the intensity at point P is simply the intensity which we have for psi3. So 5 milliwatt per meter square is going to be the intensity. 5 milliwatt per meter square is going to be the intensity.
ठीक है, दिस अप्रोक्सीमेशन वर्किंग फॉर स्मॉल थीटा यू कैन टेक tan थीटा एज sin थीटा, राइट। आप tan थीटा को sin थीटा ले सकते हो फॉर स्मॉल थीटा। ये देखिए क्या बोल रहा है, 1 gram of ice is at 0.0 degree centigrade is melted and heated to water at 39 degree centigrade। अच्छा, आइस को पहले पूरा मेल्ट करेंगे और फिर विल कंटिन्यू हीटिंग एंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल राइज फ्रॉम 0 डिग्री टू 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। Assume that the specific remain constant over the entire process. The latent heat of fusion is 80 calorie per gram. Entropy in this process, calorie per degree is. तो specific 1 calorie per gram per degree centigrade होता है, ठीक है। So your specific heat is what? Sorry, the entropy change. Entropy change क्या होगा? Entropy change is, पहले तो entropy change during melting of ice हो जाएगा, and then entropy change during heating of water. So this is what, Q by T, dQ by T during melting of ice, and this is dQ by T during heating of water, right, during heating of water. So during melting T is constant, so it will come out, and that T is how much? 0 degree centigrade. So Kelvin में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, and heat absorbed is what? ml, तो 1 gram है and latent heat is 80, ठीक। और ये क्या हो जाएगा? CDT 1 gram and T goes from 273 to 273 plus 39, 9 3 12, 7 3 10, 1 11, 312, and C is 1 gram per Kelvin per मतलब 1 calorie per gram per degree Kelvin ऐसे आ जाएगा ना। So it is 80 by 273 plus 1, C is 1 and log 312 बटा 273, तो निकाल लेते हैं वैल्यू। यू हैव ln 312 भागा 273 प्लस 80 भागा, so this is 0.4265 है ना, कैलोरी पर डिग्री, राइट। इसका एक और था, मैच कर लेते हैं आंसर। हाँ ठीक है, 4, it is 0.4265 कैलोरी पर डिग्री, समझ गया ना? कैसे हो जाएगा? सिंपल है क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन करना हम लोगों को। रोलिंग का क्वेश्चन है, बहुत दिन बाद रोलिंग का क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A uniform disk of mass m and radius r rolls without slipping down a fixed plane inclined at an angle 30 degree with the horizontal. The linear acceleration of disk is straight forward question है। देखो आपको ये inclined plane दिया हुआ है, ठीक है। तो फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, mg, normal reaction और friction, ठीक है। and this is theta. So if I take this as your x and y, then this is theta. So net force in x direction is what?
mg sin theta minus f equals to mass into acceleration, or net force in y direction will be 0 because this is in equilibrium, y direction with equilibrium है, so mg cos theta minus n, हालांकि इसका जरूरत नहीं है। एंड टॉर्क तो सिर्फ f की वजह से होगा, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि बाकी फोर्स तो सेंटर पे ही लग रहा है, तो सेंटर का वो टॉर्क अगर निकालेंगे तो इट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, एंड दैट इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। और चूंकि रोलिंग का केस है तो यार VCM has to be equal to omega r, and not only this will remain equal only when the rate of increase or rate of fall is also same, ठीक है। इनिशियली तो ये होना ही चाहिए और इनका रेट ऑफ इंक्रीज भी सेम होना चाहिए, तभी ये हमेशा मेंटेन रहेगा। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन देम टू बी इक्वल, देयर डेरिवेटिव शुड आल्सो बी इक्वल, ओनली देन दे विल रिमेन इक्वल टू ईच अदर। सिर्फ शुरू में इक्वल होने से बात नहीं बनेगा, जिस रेट से VCM बढ़ेगा उस रेट से ओमेगा आर का भी बढ़ना जरूरी है। सो दैट विल गिव यू A इक्वल्स टू आर अल्फा। तो ये आ जाएगा क्या, I इज व्हाट 1/2 mr स्क्वायर and alpha is A by r, यहाँ से। So this will be 1/2 ma. So if I call it equation 1, this is equation 2. So r, एक r यहाँ से cancel हो जाएगा, right? So f will be 1/2 ma. So if you add equation 1 and 2, f will cancel out, and you have mg sin theta equals to ma plus half ma, that is 3/2 ma. ये सब पढ़े होंगे आप लोग, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं हम बता रहे। सो इट इज़ 2g sin theta by 3, it is 2/3 and g is 10 and sin theta is 1/2 because angle 30 theta is 30 degree, so sin 30 is 1/2। 10/3 हो जाएगा, 10/3 को करेंगे तो 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लीनियर एक्सेलरेशन है, सिंपल, ठीक, कुछ भी ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें दिमाग लगाना तो था नहीं, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, ये कोई पूछ भी रहा था हमसे। देखो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। द नोजल इज इन द शेप ऑफ ट्रंकेटेड कोन, फ्रस्टम है, फ्रस्टम ट्रंकेटेड कोन। The area at the wide end is 25 centimeter square and at the narrow end it is 1 centimeter square. Wide end आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और नैरो एंड पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक, बढ़िया बात है। वाटर इंटर्स द वाइडर एंड एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर सेकेंड, मतलब जो रो ए वी है, दैट इज बेसिकली द मास ऑफ द लिक्विड विच इज इंटरिंग पर सेकेंड is given to you as 500 gram per second, ठीक है। The amount of the mass of liquid which enters the frustum per second is this, तो ये आपका सेम रहेगा थ्रू आउट, ठीक है। The amount of liquid flowing per second will also be equal to this. Okay, so the height of nozzle is 50 centimeter, nozzle का height जो है, ये जो है 50 centimeter है, and it is kept vertical with wider end at the bottom. The magnitude of pressure difference in kilopascal, 1 kilopascal 10⁻³ Newton per meter square होता है, ठीक है, बढ़िया बात है। Okay, so let's apply Bernoulli's. If I take a streamline along this and call it A and this is B, so if I use Bernoulli equation, if I take this as h equal to 0, then at A point you have PA plus half rho VA square, and gravitational pressure is 0 because we have taken h equal to 0 here, and that will be equal to PB plus half rho VB square plus rho GH, ठीक। Yeah. So yes. So PA minus PB is, यही निकालने पूछा है तुमसे, is half rho
वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच. All this is half into rho. Rho is what? Water है. 10⁻³ kg per meter क्यूब होता है. ठीक है. रो. अब VB क्या है? See, rho into A into V at any point is going to be 500 gram per centimeter per second. 500 gram मतलब kg per second. So it is 0.5. Okay, this is Q basically. So V is what? Q by rho A. So I can write here Q square by rho square and area square. If I call it say A1, area A1, and this is A2. So A1 square. Sorry, B पे निकालना है ना. So at point B, it is Q is going to be same. Q is equal to rho AV here and Q equal to rho AV at point B also. तो यहाँ पे मान लो A2 area है. So this is rho square A2 square and this is Q square upon rho square A1 square plus rho GH. Okay, can do this. So this is also rho, right? This is also rho. So this will be 1 by 2, or you can say Q square by 2 rho 1 by A2 square minus 1 by A1 square plus rho GH. ये आ जाएगा. इसका वैल्यू सब पुट करो. वैल्यू पुट करो. देखो क्या आएगा. The pressure difference delta P is Q square 0.5 square. 2 rho is 10⁻³ ठीक. 1 by A1 A2 square. A2 is 1 centimeter square. 1 centimeter square मतलब 10⁻⁻⁴. और इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻8 हो जाएगा. माइनस ये क्या है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 25 का स्क्वायर करो 625 और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. सो 10⁻⁸ प्लस रो जी एच. G is 10 and height is 50 centimeter. So that comes to be 0.5. ठीक. ये कितना आ जाएगा देखो 0.25 मतलब. And here we have 2 10⁻⁻⁴ बाहर ले लो तो 10⁻⁻⁵ हो जाएगा. ऐसे 1 by 1 minus 1 by 625 plus 5 into 10⁻⁵. So this is going to be, this is point what 25 12.5 So 1 by 1 minus 1 तो बहुत कम रहेगा ना. एक तरह से 18.5 आना चाहिए आपका आंसर अगर अप्रॉक्सीमेट में बात करें तो. 1 minus 1/625 into 12.5 सेम ही आएगा प्लस 5. सॉरी किलो पास्कल 17.48 किलो पास्कल ऐसे ही आ जाएगा. 17.48 किलो पास्कल. ठीक है. आंसर 17 से 18 के बीच में होना चाहिए. ठीक है. तो इट इज 17. इवन इसको करने का भी जरूरत नहीं था. 17.5 आंसर लिख लेते हैं आप. ठीक है. समझ गए. इजी है. यस. ओके. कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल के पूछिएगा जहां भी वीडियो देखेंगे. ये देखिए
18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A block of mass 2 kg is at rest on horizontal table. The coefficient of friction between block and the table is 0.1. A horizontal force of 3 Newton is applied on the block. The speed of block after it has moved a distance of 10 meter is. सिंपल क्वेश्चन है नहीं? तो ये तो 9th क्लास में बच्चा लोग कर देगा. एक ब्लॉक है, मास 2 kg का है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का. फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो. 2g n, इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू n, राइट. एंड since you have vertical equilibrium, so n minus 2g is 0. Sorry. This is n is 20 Newton, right? So mu is what? 0.1 into 20, so it is 2 Newton. So net force in forward direction is 3 minus this friction, that is 1 Newton. So acceleration will be net force upon mass m, that is 1 by 2. So it is 0.5 meter per second square. This is net acceleration. So the speed when it has moved at 10 meters, so you have v square is 2as. So v is under root 2as. So I can say this is 1 by 2 into 10. So under root 10. Under root 10. So under root 10 will be how much? समझ रहे हैं ना? इसमें कुछ भी मेरे लायक सेवा नहीं है, ये आप खुद से कर सकते हैं, बट ठीक है, पेपर हमको कंप्लीट करना है तो हम कर रहे हैं. So it is 3.16 meter per second. Simple. 3.16 meter per second. आंसर फिर भी मैच कर लेंगे, ठीक है? ओके. Nothing in this. It's very simple question on friction. ठीक है? It's very simple question on friction. ये देखिए लास्ट में पहुंच गए हम लोग. अब तो ये 19 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? ए homogeneous semicircular plate of radius r equal to 3 meter. The distance of the center of mass from point O is. See, this plate is symmetric about this axis. So whatever center of mass it will be lying on this y axis only. ठीक है? XCM is 0, I can say. Since it is symmetric about y axis, so symmetry line पे ही lie करेगा. तो y coordinate, x coordinate of the center of mass is 0. Distance of center of mass from point O, मतलब कहीं center of mass इधर ही कहीं lie करेगा ना. Center of mass will be कहीं इधर ही lie करेगा. तो हम लोग को YCM निकालना है बेसिकली. So it is YDM on integral dm, right? And dm is what? Sigma ds, and you have sigma ds. This is dr, this is r d theta. So this ds is r d theta dr, simply. And y is what? Y is r sin theta. Sigma will come out. And ds is r dr d theta. Double integral. And here we have, this is area simply. This is sigma into area. क्या लिख दिया? R dr d theta. And this is sigma into simply area. And
area is this. Yeah. So sigma will cancel out. So here what? R is going from 0 to R, and theta goes from what? 0 to pi. So you have the integral R के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? R square ds, so R cube by 3 and 0 to R, and you have sin theta d theta, and you have pi R square by 2. So this is R cube by 3 and 2 upon pi R square, and you have integral sin theta d theta from 0 to pi. So this is going to be simply 2r by 3 pi. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? माइनस cos थीटा. So this is going to be 2. So it is 4r by 3 pi. 4r by 3 pi. आंसर याद भी रखिए, स्टैंडर्ड है ऐसे तो ये. ठीक है, 4r by 3 pi क्या आ जाएगा? 4 भागा 3 भागा 3.14. So this is 4 point R भी, R का ही वैल्यू ले लेंगे ना, सॉरी, into value of R is 3. So it is 1.274 मीटर. ये आंसर आ जाएगा 4r by 3 pi. आंसर याद भी रखिए, बढ़िया रहेगा. आंसर याद भी रखिए, सही रहेगा. 1.274. ठीक है, 1.2 से 1.3 के बीच में आंसर होना चाहिए. ठीक है, ओके, गुड, फाइन. सो वी हैव रीच्ड द लास्ट क्वेश्चन. ये सब इजी था, तो ज़्यादा कुछ इसमें फंडा है नहीं, तो क्या इसमें डिस्कशन करें हम. ठीक है, सो आई हैव डन इट वेरी क्विकली. ये क्वेश्चन देखो, 20th क्वेश्चन. कंसिडर 20 micrometer diameter PN junction fabricated in silicon. The donor density tends to 16 per centimeter cube, and charge developed on N region is 1.6 into 10 to minus 13 coulomb. Then width of depletion region is. देखिए, आपका इस टाइप का मटेरियल है, PN junction diode type का. You have the cylindrical kind of thing, and you have a junction. On one side you have N type material, on the other side you have P type material. This is N type material and this is P type material. So what do you have? When you form a junction, the electron from this side goes into that side and holes from that side goes into N side. तो यहाँ पे जो आपका है, जो कि इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा और होल्स इधर आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज योर डिप्लीशन रीजन. लेट्स कॉल इट D. D is a depletion region, and the volume of this depletion region will be pi r square D. And in this region, the amount of donors will be this into, ये तो आपका ये हो गया, मतलब वॉल्यूम हो गया. और डोनर डेंसिटी क्या बोल रहा है? 10 to power 16 पर सेंटीमीटर क्यूब. और 1 मीटर क्यूब में 10 to power 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है. सो इट मीन्स दिस इज 10 to power 22 पर मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना. 1 meter is 10 to the power 2 centimeters, so 1 meter cube is 10 to the power 6 centimeter. So donor density is this. So I can say this is, suppose donor density is N, and into one donor is possessing charge of 1 electron, and this is equal to Q. और Q आपको दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, आपको D निकालना है इसकी. So D is in a way is simply Q upon pi r square NE. Q कितना दिया हुआ आपको? 1.6 into 10 to the power minus 13. pi is pi. R क्या है?
डायमीटर दे रखा है 20 माइक्रोमीटर, तो 10 माइक्रोमीटर डायमीटर हो जाएगा 10⁻⁶ 10⁻⁵, सो आर स्क्वायर इज 10⁻⁻10। एन दे रखा है आपको 10⁻²⁰, सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 10। सो दिस कैंसल्स आउट and you have what? 10⁻⁻10, 10⁻⁹, 10⁻12, sorry 12, and 12 minus 19 minus 7, so it is 10⁻⁶ upon pi meter. So 1 bhaga 3.14 is 0.32 micrometer. So the width of depletion is on n side निकालने बोला है, is 0.32 micrometer. ये आंसर है। तो चेक कर लेते हैं 0.3 to 0.35, ठीक है। ये आपका डिप्लीशन का रीजन का विड्थ हो जाएगा। क्लियर है? सो वी हैव डन दिस होल पेपर। ये पूरा पेपर हम लोग का हो गया, और इसी तरह से जो नया पैटर्न का जो पेपर था वो सारा ही हम लोगों ने कर लिया। 2015 से लेके 23 तक टोटल क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन हमने कर लिया। इससे ये सीरीज तो चलो कंप्लीट हो गया, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि पीछे वाले क्वेश्चन भी करवाना है, तो चलो ठीक है 2014, 13 ये सब भी करेंगे हम लोग, ठीक है, जितना तक बढ़ पाए। टारगेट तो 2005 तक है, 2005 में ही जैम का एग्ज़ाम चालू हुआ था, और 2005 से मैं पढ़ा रहा हूँ। जैम का मैं पहला टीचर हूँ पूरे इंडिया में, ठीक है। मतलब आई स्टार्टेड टीचिंग फॉर जैम 2005 ओनली। 2005 में हमको याद है आई गेव रैंक 11, ठीक है, इन 2005, राइट। ओके, सो गुड। सो विल डू 2014 क्वेश्चन, 2014 करेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। कोई दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सवाल, कोई अगर टॉपिक छोड़ना हो तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं, क्या छोड़ना है, और जो छोड़ रहे हैं उसमें क्या कर लेना है, वो सब भी हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।